इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 341। बकवास। लियोन जितना इस बारे में सोचता उतना ही डरता। वह चाहता था कि वह अपना सिर टेबल के नीचे दबा ले। जब उसने अचानक देखा कि उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी लापरवाही से अपना हाथ उठा रहा है, लियोन घबरा गया। तुम पागल हो? लियोन के हाव भाव बदल गए और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने साथी को बेताब होकर अर्थपूर्ण नजरों से देखा। लेकिन लियोन मेहरा की नज़र को समझना आसान नहीं था। लियोन की नज़र को देखकर अधेड़ उम्र का आदमी संदिग्ध लग रहा था। यंग मास्टर लियोन के साथ क्या हो रहा है? क्या उसकी आंख में कुछ है, या वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, वह निश्चित रूप से मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अधेड़ उम्र का आदमी अचानक समझ गया। लियोन 1000 सल्स सिटी गया था और वहां उसे कुछ परेशानी हुई थी। जब वह वापस आया तो वह पूरी तरह बदल चुका था। क्या वह 1000 सल्स सिटी का राजीव नहीं है? ऐसा लगता है कि यंग मास्टर लियोन को जो परेशानी हुई थी वह संभवतः उससे संबंधित थी। जब उसने ये सोचा तो अधेड़ ने लियोन को इस तरह सिर हिलाया कि मानो कह रहा हो, आराम से रहो। लगता है वह बहुत बेवकूफ़ नहीं है। लियोन ने यह देखकर स्पष्ट रूप से आराम महसूस किया, लेकिन लियोन को ऐसा ज़्यादा देर तक महसूस नहीं हुआ। उसने देखा कि अधेड़ व्यक्ति खड़ा हुआ और ऊंची आवाज़ में बोला, मैं एल्ड लोगन के सुझाव से सहमत हूँ। गिल्डेड रोज को युवा राजीव मेहरा के हाथों में छोड़ना मेहरा परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा कहने के बाद उसने आरव मेहरा पर एक उत्तेजक नज़र डाली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लियोन ये दृश्य देखता रहा, अवाक। वह अपने मन में केवल गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन सकता था। लियोन ने उस अधेड़ व्यक्ति पर एक नीरस नज़र डाली। उसके चेहरे पर रोना और मुस्कुराहट एक साथ मिल रही थी। युवा मास्टर लियोन, निश्चिंत रहें। अपना रुख घोषित करने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लियोन से धीरे से फुसफुसाया। बकवास, निश्चिंत रहें क्या? लियोन लगभग पागल हो गया। तुम पागल हो? तुम मुझे कैसे सहज महसूस करा सकते हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी मदद के बिना मैं इतनी जल्दी नहीं मर पाऊंगा? मैं पहले से ही इतनी दयनीय स्थिति में हूं, फिर भी तुम मुझे आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं कभी शांति महसूस करूंगा अगर वह राक्षस सोचता है कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने तुम्हें वे शब्द कहने के लिए कहा था? अरे, मेरे पास ऐसा सुअर जैसा साथी कैसे हो सकता है? तुम सच में मेरे लिए गड्ढा खोद रहे हो। ये बुरा है, ये बुरा है। मुझे अपना नाम साफ करना होगा या मैं एल्ड काउंसिल के खत्म होने के बाद मेहरा फैमिली मैनर से जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लियोन ने अपने दांत भींचे और अपने बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और अपनी कुर्सी पर असहजता से अपना सिर और भी नीचे कर लिया। फिर उसने गहराई से सोचना शुरू कर दिया। इन सभी एल्डर्स को अपने सुझाव का समर्थन करते हुए सुनकर लोगन ने जोर दिया, राजीव मेहरा, हम ये मेहरा परिवार के लाभ के लिए कर रहे हैं। एक गर्व भरी मुस्कान छिपाते हुए उसने कहा, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने तय किया है, ये कुछ ऐसा है जो पूरी एल्डर काउंसिल ने तय किया है। ये सही है, राजीव मेहरा। लोगन के बोलने के बाद ओबे खड़ा हो गया। तुम अभी भी बहुत छोटे हो। तुम गिल्डेड रोज को नियंत्रित नहीं कर सकते और तुम सिर्फ एक प्रथम श्रेणी के उच्च जादूगर हो। हजारों सल्स सिटी में वह शक्ति अच्छी हो सकती है, लेकिन अपनी आंखें खोलो, यह हैंडलूसा किंगडम का मूल है, यह ओकलैंड है। इस जगह पर प्रथम श्रेणी के उच्च जादूगर की ताकत क्या मायने रखती है? रॉस को देखो, वह 5वीं श्रेणी का उच्च जादूगर है, फिर भी उसे रेजिंग फ्लेम प्लेन में स्टेन वॉटसन ने आसानी से हरा दिया। ओबे ने रॉस पर एक सुविधाजनक शॉट लिया। हाहा, सभी को आश्चर्य हुआ। रॉस, जिस पर अन्यायपूर्ण तरीके से हमला किया गया था, ने कोई नाराजगी नहीं जताई और सिर्फ एक व्यंग्य जारी किया, क्योंकि रॉस जानता था कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसका चचेरा भाई स्वाभाविक रूप से सब कुछ सुलझा लेगा। रॉस सिर्फ ओबे से कहना चाहता था, ये दुखद है कि तुम नहीं जानते कि स्टेन वॉटसन इस प्रथम श्रेणी के उच्च जादूगर के सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया। ओबे ने रॉस को अपने पास रखा। अपनी अज्ञानता के कारण लगातार बकबक कर रहा था। इसके बारे में सोचो, अगर तुम्हारा गिल्डेड रोज एक दिन किसी ताकत द्वारा निशाना बनाया जाता है जिसमें कम से कम कुछ 5वीं रैंक के उच्च जादूगर और कुछ दर्जन महान जादूगर हैं, यह ओकलैंड में एक बड़ी ताकत भी नहीं होगी, यह एक दूसरे दर्जे की ताकत होगी। फिर भी अगर ऐसी कोई शक्ति तुम्हारे गिल्डेड रोज पर हमला करती है, तो क्या तुम एक रैंक के उच्च जादूगर के रूप में अपनी ताकत से इसकी रक्षा कर पाओगे? वास्तव में लोगन ने ओबे के शब्दों को दोहराया। पहले झगड़ने वाली जोड़ी अब तालमेल में थी। राजीव मेहरा, सच कहा जाए तो तुम्हारा गिल्डेड रोज मेहरा परिवार की सुरक्षा के बिना जीवित नहीं रह पाएगा। इसे जल्द या बाद में कोई ना कोई निगल ही लेगा। जब दोनों बात कर रहे थे तो काले चमड़े का कवच पहने एक पतला दुबला व्यक्ति अचानक परिवार के सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुआ। वह 30 साल का लग रहा था और उसका चेहरा साधारण था, जो उसे देखने वाले हर व्यक्ति को एक परिचित एहसास देता था। उसका चेहरा भी पीला था और उसका कवच घिसा हुआ था। शर्मनाक। क्या परिवार का सम्मेलन कक्ष ऐसी जगह है जहां तुम अंदर घुसकर हमला कर सकते हो? जल्दी करो और मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ। लोगान इतनी तेजी से आगे बढ़ने के बाद एक अजनबी द्वारा बीच में रोके जाने से काफी नाराज था। यहाँ लोगान का बेहद असभ्य होना स्वाभाविक था। एल्ड लोगान, कृपया बैठ जाए। कुलपति के रूप में अपने अधिकार का आश्चर्यजनक रूप से प्रयोग करने से पहले ऑफ्रान ने भौहें सिकुड़ी।
हाँ, लोगान ठिठक गया। दरअसल ऑफरान ने 20 साल से ज्यादा समय से कुलपति के रूप में अपना अधिकार संभाला हुआ था, लेकिन वह हमेशा एल्डर काउंसिल के प्रति धैर्यवान और मिलनसार रहा था। इस हद तक कि लोगान और कई एल्डर ये भूल गए थे कि ऑफरान कुलपति था। ऑफरान को अचानक अपने अधिकार का प्रयोग करते देखकर लोगान को प्रतिक्रिया करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वह अंततः बैठ गया। क्या है? बैठने के बाद ऑफरान ने शांति से सिर हिलाया और उस व्यक्ति को संकेत दिया जो अभी अभी सम्मेलन कक्ष में आया था कि वह बात करना शुरू कर सकता है। केवल ऑफरान ही जानता था कि वह किस मूड में था। वह उतना शांत नहीं था जितना उसके चेहरे से लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डर काउंसिल की मीटिंग में जो आदमी घुस आया था वह लिंक था। हाँ, वह लिंक जो स्टैंटन मेहरा का पीछा कर रहा था और पिछले 3 शताब्दियों से परिवार की रखवाली कर रहा था। उसने मूल रूप से लिंक को राजीव पर नजर रखने के लिए भेजा था ताकि इस युवा को कुछ भी बेवकूफ़ी करने से रोका जा सके, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंक इतने समय तक गायब रहेगा, तब भी जब अगले दिन स्टेन वॉटसन की मौत की खबर फैली। 1 महीने से अधिक समय से ऑफरान सोच रहा था कि लिंक कहाँ था और स्टेन वॉटसन की मृत्यु वास्तव में कैसे हुई। दुर्भाग्य से इन सवालों का जवाब तब तक नहीं मिल सका जब तक लिंक वापस नहीं आया। लेकिन अब वह वापस आ गया था, और हालांकि लिंक ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, ऑफरान को लग रहा था कि कुछ बड़ा हुआ होगा। इस भावना ने ऑफरान के मूड को अस्थिर कर दिया। एल्डर्स की हैरान करने वाली निगाहों के बीच लिंक ने कुछ कदम आगे बढ़कर ऑफरान के पास जाकर कुछ शब्द फुसफुसाए। हाँ, पहले तो ऑफरान ने सिर्फ औपचारिकतावश सिर हिलाया, लेकिन जितना ज्यादा उसने सुना उतना ही उसका हाव भाव बदलता गया। लिंक को देखते हुए वह पीला और भयभीत था, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। सच में? हाँ, लिंक के भावहीन चेहरे पर पहली बार गुस्से का भाव दिख रहा था। ओह, ऑफरान ने ठंडी सांस ली। अगर लिंक के शब्द सच थे तो आज की एल्डर काउंसिल मेहरा परिवार के लिए एक आपदा का कारण बन सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? पैट्रियार्क ऑफरान, एल्डर काउंसिल ने मतदान पूरा कर लिया है। पैट्रियार्क को अंतिम परिणाम तय करना चाहिए। लोगान इस अजनबी की वजह से हो रही देरी से अधीर हो गया, जबकि वे गिल्डेड रोज पाने के कगार पर थे। रुको रुको, ऑफरान, जिसने अब तक इस स्थिति को अनदेखा कर रखा था, अब किसी चीज से जूझता हुआ लग रहा था। केवल ऑफरान ही उन भयानक दृश्यों को जानता था जो लिंक ने देखे थे, जो 1 महीने से अधिक समय से लापता था। लिंक ने 2 चीजें देखी थीं। उनमें से एक का आज की एल्डर काउंसिल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दूसरी चीज ऑफरान के खून को ठंडा करने के लिए पर्याप्त थी। लिंक ने राजीव मेहरा की इस भयानक ताकत का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। रेड ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप के 50 कुलीन, 5वीं रैंक की विशेषज्ञ तलवारबाज अन्ना, साथ ही 8वीं रैंक के उच्च जादूगर स्टेन वॉटसन। ये समूह किसी भी महापुरुष को हरा सकता था, लेकिन लिंक ने ऑफरान को बताया कि यह समूह राजीव मेहरा के सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया। पूरे समय ऐसा लग रहा था कि राजीव मेहरा अपने ही गलियारे से चल रहा था और उसने लापरवाही से स्टेन वॉटसन की जान ले ली। ऑफरान को लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया है जब उसने सुना। मूल रूप से ऑफरान ने सोचा था कि 20 की उम्र में प्रथम श्रेणी का उच्च जादूगर काफी दुर्जय होता है, खासकर जब से वह 1000 सल सिटी से आया था। इसलिए ऑफरान ने हमेशा राजीव मेहरा को बहुत महत्वपूर्ण माना था। अध्याय 342। लेकिन चाहे वह उसे कितना भी महत्व देता हो, ऑफरान ने कभी नहीं सोचा था कि राजीव इतना दुर्जय होगा। जब स्टेन वॉटसन की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हुई तो ऑफरान ने पहले सोचा था कि उसे ऑरेंज पहाड़ों में कोई खतरा है, और फिर उसने सोचा कि राजीव मेहरा ने एक हिटमैन को काम पर रखने के लिए पैसे खर्च किए हैं। लेकिन उसने कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि राजीव ने व्यक्तिगत रूप से यह काम किया हो, इतने सरल और दबंग तरीके से तो बिल्कुल नहीं। रेड ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप ओकलैंड के शीर्ष 3 भाड़े के समूहों में स्थिर रूप से था, और उनके 50 कुलीनों की एक साथ इकट्ठी हुई शक्ति काफी चौंकाने वाली थी। खूबसूरत विशेषज्ञ तलवारबाज अन्ना अकिलीज का तो कहना ही क्या। ऑफरान ने उसे एक से अधिक बार देखा था। स्टॉर्म स्वॉर्ड सेंट का शिष्य कैसे कमजोर हो सकता है? और वहां स्टेन वॉटसन था। ऑफरान को लगा कि भले ही उसने व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाया हो, लेकिन वह स्टेन वॉटसन को मारने में सक्षम नहीं हो सकता था। फिर भी लिंक ने उसे बताया कि इतनी शक्तिशाली लाइनअप को राजीव मेहरा ने आसानी से तोड़ दिया, कि वह अन्ना अकिलीज और अन्य लोगों के सामने स्टेन वॉटसन की जान लेने में सक्षम था। वह किस तरह की शक्ति थी? ऑफरान ने इसके बारे में सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। राजीव की ताकत उसकी खुद की ताकत से कहीं ज्यादा थी, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। जादू की दुनिया में कोई भी अपने उत्तराधिकारी को सावधानी से चुनता है। कोई भी जादूगर कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अपने दम पर प्रतिभाशाली नहीं बन सकता। जादूगर जितना शक्तिशाली होगा, उसकी पृष्ठभूमि उतनी ही शक्तिशाली और चौंकाने वाली होगी। इसे ओकलैंड से देखा जा सकता है। जॉय, हेरेन और अन्य, उनमें से किसके पास कोई प्रसिद्ध शिक्षक नहीं था जो उन्हें संकेत दे रहा था? उनमें से किसकी पृष्ठभूमि चौंकाने वाली नहीं थी? अगर राजीव मेहरा सिर्फ एक साधारण प्रथम श्रेणी के उच्च जादूगर होते तो ऑफरान इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन राजीव मेहरा उससे कहीं बढ़कर थे। लिंक ने जो बताया वह यह साबित करने के लिए काफी था कि राजीव मेहरा में एक महाजादूगर को मारने की शक्ति थी। प्रथम श्रेणी के उच्च जादूगर होने के बावजूद एक महाजादूगर को मारना, उस व्यक्ति को एक साधारण शिक्षक ने कैसे पढ़ाया होगा? उसकी पृष्ठभूमि चौंकाने वाली कैसे नहीं हो सकती? ऑफरान के माथे पर ठंडा पसीना टपक पड़ा।
ये धमाका करने वाला है। मुझे क्या करना चाहिए? ओफरान का दिमाग पूरी क्षमता से काम कर रहा था। वह एल्डर काउंसिल को रोकना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी। कैसे? अगर यह जारी रहा और राजीव मेहरा उनकी हरकतों से नाराज हो गए तो संघर्ष को शायद ही रोका जा सके। अगर राजीव और भी बुरा हुआ और उसे हार का सामना करना पड़ा तो इससे उसके समर्थक भड़क सकते थे और मेहरा परिवार की किस्मत खराब हो सकती थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक उच्च जादूगर के रूप में एक आर्कमेज को मारने की शक्ति थी। उसका समर्थक कौन था, जॉई या हेरेन? अगर इन दो राक्षसों में से एक को ट्रिगर किया गया तो मेहरा परिवार निश्चित रूप से एक आसन्न आपदा का सामना करेगा। लेकिन मुझे कुछ कहना है। जब ओफरान दबाव में टूट रहा था तो किसी ने बीच में कहा, यह निश्चित रूप से आग पर पुरानी बात डाल देगा। फिर ओफरान ने देखा कि लियोन धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। शिट, ओफरान ने खुद को कोसा, ये लियोन कैसे हो सकता है? दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन ओफरान, जो विलियम के संपर्क में था, इस बारे में जानता था। लियोन राजीव मेहरा को भर्ती करने के लिए थाउजेंड साल सिटी गया था, लेकिन वह असफल रहा और उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस झटके से उबरने में सक्षम होने से पहले उसने वापस लौटने के बाद कुछ महीने पेल प्लेन में बिताए। उन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। अब तुम क्यों खड़े हो गए हो? धिक्कार है लियोन, तुम छोटे कमीने, तुम क्या कर रहे हो? ओफरान शांत नहीं बैठ सकता था। स्थिति पहले से ही काफ़ी खराब थी और अगर लियोन ने इसे और बढ़ाने की कोशिश की तो आज एल्डर काउंसिल का आखिरी दिन हो सकता है। वे सभी अपने किए की सजा भुगतेंगे। हाँ, ये तुम हो लियोन, तुम। हमें सुनाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन मेहरा परिवार के कुलपति के रूप में ओफरान अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रक्रियाओं का पालन कर सकता था। लेकिन जब उसने उसे जारी रखने के लिए कहा तो उसकी आंखें लियोन को घूर रही थीं। एक मूर्ख भी जान सकता था कि वह कहने की कोशिश कर रहा था, कमीने, बकवास मत करो। हाँ, मेरे पास साझा करने के लिए कुछ है। ओफरान को उम्मीद नहीं थी कि लियोन उसकी घूरने के बावजूद आगे बढ़ता रहेगा। लियोन अभी भयभीत था और जल्दी से अपने दिल की बात कहना चाहता था। अगर वह कर सकता तो वह अभी खड़ा नहीं होता, लेकिन वह सुअर जैसा साथी। लियोन की मूल योजना सावधान रहना और इस बैठक में कुछ भी न कहना था। चाहे दूसरे एल्डर राजीव मेहरा से कुछ भी करें या कहें, अंत में जो लोग पीड़ित होंगे वे ही होंगे। उसे बस इतना करना था कि खुद को जितना संभव हो सके उतना अदृश्य बना लेना था और ऐसा करना था कि राजीव मेहरा उस पर ध्यान भी न दें। उसे बस इस बैठक में जीवित रहना था। लेकिन उसकी योजना दूसरे एल्डर द्वारा चकनाचूर कर दी गई, जो कथित तौर पर उसका समर्थन करता था। लियोन को यह सोचकर शाप देने का मन हुआ। एल्डर काउंसिल में सीट प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि उसे अधिक ध्यान देने योग्य बनने के लिए अधिक मुखर होना चाहिए, जो उसे भविष्य में कुलपति पद पर प्रतिस्पर्धा में लाभ देगा। इस प्रकार जब उस भयानक साथी ने उसके गुट में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की तो उसने उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। सच कहें तो उस एल्डर ने वर्षों में कई बार उसकी मदद की और हालांकि उसने उसे कोई ठोस लाभ नहीं दिया, लेकिन उसने उसे एल्डर काउंसिल में अकेले लड़ने से बचाया। जब जरूरत होती तो वह कोई ऐसा व्यक्ति होता जिससे वह चर्चा कर सकता था। लेकिन आज सिर्फ कुछ वाक्यों में उस आदमी ने वर्षों से जमा की गई सारी सद्भावना को नष्ट कर दिया। क्या राजीव मेहरा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप नाराज कर सकते हैं? स्टार सेज जोई उसके पीछे खड़ा है। अगर स्टार सेज जोई आपसे नाखुश है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे मरे। आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आप लोगन के प्रस्ताव का खुलकर समर्थन करने की हिम्मत करते हैं। लोगन का पक्ष मौत को दावत दे रहा है, क्या आप उनके साथ मरने के लिए तैयार हैं? आपने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया सिवाय इसके कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी गांड पहुंचने के लिए खड़ा हो जाऊं। तुम वाकई अक्षम हो, फिर भी तुम आपदाएं पैदा करने में बहुत माहिर हो। मुझे लगता है कि कॉन्फ्रेंस हॉल में हर कोई जानता है कि मैं कुछ महीने पहले थाउजेंड सल सिटी गया था। सच बताऊं तो यह एक सुखद अनुभव नहीं था। उद्धरण चिन्ह। उसे सुनते ही ओफरान को रोने का मन हुआ। ये सही है, हम जानते हैं कि थाउजेंड सल सिटी में राजीव ने तुम्हें सुलझा दिया, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। लेकिन कृपया लियोन, अब और मत बोलो, ठीक है? लेकिन लियोन ने बात करना जारी रखा। मुझे उस समय गिल्डेड रोज के करीब जाने का अवसर भी मिला था। यहाँ कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि गिल्डेड रोज कितना चौंकाने वाला है। ये कहा जा सकता है कि गिल्डेड रोज थाउजेंड सल सिटी पर राज करता है। सभी जादुई सामग्री जादुई वस्तुओं के रूप में बाहर आने से पहले उसकी ओर बढ़ रही हैं, जिन्हें फिर हर प्रमुख बल में वितरित किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। ओफरान पहले से ही अपनी आंखें घुमा रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, तुम मर जाओगे। फिर मैं उत्साह से गिल्डेड रोज में घुसा और कजिन विलियम को देखा। हमने पूरे 2 घंटे तक बातचीत की। कजिन विलियम ही ज्यादातर समय बात करता रहा और उसने मुझे बताया कि कैसे कजिन राजीव ने पुराने गिल्डेड रोज के खंडहरों से गिल्डेड रोज का निर्माण अपने दम पर किया, कैसे इसका कीमिया बाजार पर एकाधिकार था, कैसे ये थाउजेंड सल सिटी का असली शासक बन गया। उस समय ये सब कल्पना जैसा लग रहा था, मैं इस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। इतना कम उम्र का जादूगर ये सब कैसे कर सकता है? मैं भी अब आपकी तरह ही था, मुझे नहीं पता था कि कजिन राजीव कितने बेहतरीन थे। अब आप ऐसे जीनियस से गिल्डेड रोज छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई हास्यास्पद है। क्या आपको पता भी है कि गिल्डेड रोज कैसे काम करता है?
इसलिए मैं एल्डर लोगन के सुझाव का विरोध कर रहा हूँ। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, तुम। ऑफ्रान के विचार टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह दोहराए जा रहे थे, लेकिन फिर उसने लियोन को बाकी बुजुर्गों के फैसले के प्रति अपना विरोध जताते हुए सुना। वह विरोध कर रहा है। ऑफ्रान लगभग वहीं खड़ा हो गया। वह विरोध क्यों कर रहा है? क्या उसे कुछ हुआ है? ऑफ्रान ही चौंकने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। लियोन की घोषणा कॉन्फ्रेंस हॉल में बम फटने जैसी थी, जिसने बाकी सभी बुजुर्गों को चौंका दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या लियोन पागल है? वह फैसले का विरोध क्यों कर रहा है? क्या वह नहीं जानता कि यह पूरे मेहरा परिवार, सभी बुजुर्गों के लिए आसमान से गिरने वाली मीट पाई है? यह अविश्वसनीय धन है जिसे लेने के लिए तैयार है। क्या वह बीमार है? लियोन मेहरा कुलपति की सीट के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल नहीं रहे। उन्होंने खड़े होकर कहा, कृपया समझें, हम राजीव मेहरा की क्षमताओं के बारे में चिंतित हैं। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उनके पास गिल्डेड रोज की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। इसे दूसरों द्वारा छीने जाने के बजाय एल्डर काउंसिल के लिए इसे प्रबंधित करना बेहतर होगा। हाँ, ओबे, आपका मतलब है कि आप गिल्डेड रोज की रक्षा कर सकते हैं? लियोन, परेशानी पैदा करना बंद करो। ओबे अचानक गुस्सा हो गया। एक बार राजीव गिल्डेड रोज सौंप देता है तो पूरी एल्डर काउंसिल इसे प्रबंधित करेगी, जिसमें आप भी शामिल हैं, लियोन। मेरे पास क्षमता नहीं है। लियोन के चेहरे पर एक व्यंग्य दिखाई दिया। वास्तव में यहाँ किसी के पास क्षमता नहीं है। अध्याय 343। क्या यह मजाक है? राजीव मेहरा प्रथम श्रेणी का उच्च जादूगर है। क्या एल्डर काउंसिल में ऐसे और लोग नहीं हैं जो गिल्डेड रोज की रक्षा कर सकते हैं? मैं, ओबे मेहरा, 5वीं श्रेणी का उच्च जादूगर हूँ, राजीव से एक पूरी श्रेणी ऊपर। इसके अलावा मैं एक मास्टर अल्केमिस्ट भी हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास गिल्डेड रोज की रक्षा करने की क्षमता नहीं है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर लियोन ने ओबे को एक अजीब मुस्कान के साथ देखा। एक विराम के बाद वह हंसा, हा, मास्टर अल्केमिस्ट। क्या मास्टर अल्केमिस्ट होने में कोई समस्या है? ओबे को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। भूल जाओ ओबे, तुम नहीं जानते। संक्षेप में, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गिल्डेड रोज उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। ठीक है ओबे। लियोन, शोर मचाना बंद करो। इस समय लोगन ने हस्तक्षेप किया। हर कोई मेहरा परिवार के हितों के लिए काम कर रहा है। एक तुच्छ मामले पर अनावश्यक रूप से झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी एल्डर काउंसिल की बैठक का उद्देश्य इस बात पर चर्चा करना है कि गिल्डेड रोज को एल्डर काउंसिल द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए या नहीं। अब एल्डर काउंसिल ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। राजीव मेहरा को गिल्डेड रोज को सौंपना चाहिए और इसे अस्थायी रूप से एल्डर काउंसिल द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। एक बार जब वह परिपक्व हो जाएगा तो इसे वापस उसे सौंप दिया जाएगा। हाँ, लियोन ने व्यंग्य किया, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा। क्या मजाक है? उसने केवल उस सुअर जैसे साथी की गलती को सुधारने के लिए बात की थी। लियोन का वास्तव में एल्डर काउंसिल के खिलाफ जाने का इरादा नहीं था। वह केवल खुले तौर पर अपना रुख दिखा रहा था। राजीव मेहरा वैसे भी इस गंदगी को साफ कर देंगे, उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। चूंकि लियोन मतदान से दूर है, इसलिए मेरा मानना है कि हम निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। पैट्रियार्क ऑफ्रान, आपको परिणाम की घोषणा करनी चाहिए। ऑफ्रान के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान दिखाई दी। ऑफ्रान ने अपने दांतों को भींचने से पहले थोड़ा सोचा। मुझे लगता है कि मुझे अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करना चाहिए। क्या? लोगन की गर्व भरी मुस्कान गायब हो गई। ऑफ्रान के शब्दों पर वह चौंक कर उछल पड़ा। वीटो शक्ति पैट्रियार्क का सबसे बड़ा अधिकार था। यह एल्डर काउंसिल के खिलाफ खड़े होने का अधिकार था। दूसरे शब्दों में, जब तक पैट्रियार्क किसी निर्णय से असहमत होता है, भले ही एल्डर काउंसिल ने सर्वसम्मति से उस पर निर्णय लिया हो, पैट्रियार्क उस अधिकार का उपयोग करके उस निर्णय को अनिश्चित काल के लिए अलग रख सकता है। लेकिन मेहरा परिवार के पूरे इतिहास में वीटो पावर का इस्तेमाल 10 बार से भी कम बार किया गया, क्योंकि यह दोधारी तलवार थी। एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसका मतलब था कि पैट्रियार्क अब एल्डर काउंसिल के साथ नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि पैट्रियार्क जो कुछ भी मंजूर करता था उसे एल्डर काउंसिल द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता था, और पैट्रियार्क जिस किसी चीज से असहमत होता था उसे एल्डर काउंसिल द्वारा मंजूरी दे दी जाती थी। और सबसे भयानक हिस्सा ये था, वीटो पावर की अपनी सीमाएं थीं। इसे हर 3 साल में एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, पैट्रियार्क द्वारा उस अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद वह 3 साल तक पैट्रियार्क के रूप में अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करने में असमर्थ होता था। ये सामान्य रूप से ठीक होता, लेकिन एक बार जब पैट्रियार्क अपना वीटो अधिकार खो देता तो वह पूरी तरह से एल्डर काउंसिल की कठपुतली बन जाता। संयुक्त एल्डर काउंसिल पैट्रियार्क के सिर के ऊपर से चली जाती। यह ऐसी स्थिति थी जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता था। कोई भी पक्ष वास्तव में जीत नहीं पाता। अन्यथा परिवार के इतिहास में वीटो शक्ति के इस्तेमाल के 10 से कम उदाहरण कैसे हो सकते हैं? फिर भी हमेशा सावधान रहने वाले ऑफ्रान ने अचानक इस दोधारी तलवार का इस्तेमाल किया, जिससे सभी चौंक गए। वे सभी ऑफ्रान को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी पागल व्यक्ति को देख रहे हों। क्या वह पागल है? वह अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या उसे नहीं पता कि इसका इस्तेमाल करने से मेहरा परिवार बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाएगा?
ये 3 मुख्य शाखाओं को भी विभाजित कर सकता है। इस निर्णय को फिलहाल अलग रखा जाएगा और सही समय आने पर इसे फिर से एल्डर काउंसिल के सामने लाया जाएगा। ऑफ्रान की आवाज़ सभी के दिलों में साफ गूंज रही थी। कैसे? तुम यहाँ अपना वीटो कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ऑफ्रान? तुम पागल हो। लोगन खुद को पूरी तरह से भूल गया। उसने ऑफ्रान की ओर इशारा किया। उसके माथे पर एक नस फड़क रही थी और उसकी आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर आ रही थीं। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं हूँ। एल्डर लोगन, अगर आप सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। पैट्रियार्क की वीटो शक्ति किसी भी निर्णय को रोक सकती है। आप मेहरा परिवार के सबसे प्रतिष्ठित एल्डर हैं। मुझे मत बताइए कि आप इसे नहीं समझते हैं। ऑफ्रान, यह मत भूलिए कि एल्डर होने के अलावा मैं लोरेन शाखा का पैट्रियार्क भी हूँ। लोगन की बातें सुनकर ऑफ्रान भौंचक्का रह गया। एक पल में पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल खामोश हो गया। ये भयावह रूप से शांत था, इस हद तक कि अगर कोई मक्खी भी वहां उड़ जाए तो वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। कॉन्फ्रेंस रूम में हर कोई दमनकारी माहौल को महसूस कर सकता था। कुछ बड़ा होने वाला था और निश्चित रूप से लोरेन मेहरा की ओर से मैं आप पर महाभियोग लगाता हूँ। मेरा मानना है कि आप मेहरा परिवार के कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हैं। आपके कार्य मेहरा परिवार के लाभ के लिए नहीं हैं। कौन पक्ष में है, कौन असहमत है? लोगान ने कर्कश आवाज में दहाड़ते हुए कहा और उसने लाल आंखों से ऑफ्रान को देखा। बेशक, लोगान की घोषणा के बाद एक हाथ उठे। मैं पक्ष में हूँ, मैं पक्ष में हूँ, मैं पक्ष में हूँ। एक पल में आधे से ज्यादा एल्डर्स महाभियोग से सहमत हो गए और अपने हाथ ऊपर उठा दिए। 8, 9, 10, 11, 12। ये खत्म हो गया। जल्द ही 2/3 एल्डर्स पक्ष में थे। दूसरे शब्दों में, महाभियोग एक पूर्व निष्कर्ष था। इसके बाद ऑफ्रान का आधिकारिक बयान होगा। अगर ऑफ्रान उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तो वह कुलपति के रूप में अपना पद खो देगा। ऑफ्रान ने सिर हिलाते हुए आह भरी। उसने खुद का बचाव करने की योजना नहीं बनाई थी, नहीं वह स्थिति को बचाने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि यह सब व्यर्थ होगा। इन बुजुर्गों की नज़र में वह उनका रास्ता रोक रहा था। उन्हें गिल्डेड रोज द्वारा दिखाए गए मूल्य के लिए कट्टर लालसा थी। उनके लिए इसका मतलब था अंतहीन धन और रातों रात अमीर बनने का एक तरीका। ऐसे अविश्वसनीय लाभों का सामना करते हुए कोई भी विरोध नहीं कर सकता था जिससे वे दूसरों को बाधा के रूप में देखते थे। ऐसे समय पर खड़े होने का मतलब था हर किसी का दुश्मन बन जाना। ऑफ्रान को गुस्सा नहीं आया जब उसने देखा कि वे सभी उसके खिलाफ खड़े हैं। उसे केवल थकावट महसूस हुई, साथ ही मेहरा परिवार के भविष्य की चिंता भी। उसे महाभियोग लगने के बारे में कुछ भी गलत नहीं लगा। वास्तव में अगर वह लोगन की जगह होता तो वह भी ऐसा ही करता। ऑफ्रान को केवल इस बात की चिंता थी कि जब राजीव मेहरा एल्डर काउंसिल के फैसले के कारण सौहार्द का दिखावा करना छोड़ देंगे तो क्या होगा। उन्हें चिंता थी कि मेहरा परिवार इसे संभाल नहीं पाएगा। कोई आपदा आ सकती है। मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। जैसे ही सभी को लगा कि यह मामला पक्का हो चुका है, आरव मेहरा, जो शुरू से ही चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे थे, धीरे से उठ खड़े हुए। राजीव मेहरा, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऑफ्रान पर सफलतापूर्वक महाभियोग चलाने के बाद लोगन बहुत अच्छे मूड में थे, इसलिए जब उन्होंने आरव मेहरा को बोलते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें बुरी तरह डांटा। हाँ, एल्डर लोगन, लगता है कि सभी लोग गिल्डेड रोज पर चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गिल्डेड रोज मेरे नाम पर है ना? क्या मुझे कुछ सवाल पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरी संपत्तियों पर चर्चा कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा के शब्दों ने लोगन को चुप करा दिया। गिल्डेड रोज अभी तक एल्डर काउंसिल को नहीं दिया गया था और यह वास्तव में अभी भी राजीव मेहरा के नाम पर था, इसलिए उसे बोलने का अधिकार था। स्वाभाविक रूप से यह एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से था। स्थिति इस स्तर पर पहुंच गई थी और यहां तक कि ऑफ्रान पर भी महाभियोग लगाया गया था। अब एक साधारण युवा कैसे कोई परेशानी खड़ी कर सकता है? मैं यहां बैठा था और यह सब सुन रहा था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सबसे महत्वपूर्ण बात जिसने एल्डर काउंसिल को यह महसूस कराया कि मैं गिल्डेड रोज को संभालने में असमर्थ हूं, वह यह है कि प्रथम श्रेणी के उच्च जादूगर के रूप में मेरी ताकत अपर्याप्त है। क्या मैं गलत हूं? हाँ, ये सुनने के बाद लोगन ने सिर हिलाया। राजीव मेहरा, मुझे बहुत खुशी है कि आप अपनी खामियों को पहचान सकते हैं। निश्चिंत रहें, एल्डर काउंसिल केवल गिल्डेड रोज का प्रबंधन करेगी। प्रबंधन शुल्क काटने के बाद भी इसे आपका ही माना जाएगा। इसके अलावा एल्डर काउंसिल इसे उचित समय पर आपको वापस कर देगी। ऐसा नहीं है। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। उसने लोगन को एक अजीब मुस्कान के साथ देखा। मैं बस उत्सुक हूँ, एल्डर्स को कौन लगता है कि योग्यता है? ठीक है। लोगन ने ऑबे की ओर इशारा करने से पहले थोड़ा सोचा। हालांकि वे पहले झगड़ रहे थे, लेकिन जब गिल्डेड रोज को अपने कब्जे में लेने की बात आई तो वे सामंजस्य में थे, इसलिए उसने ऑबे को एहसान का बदला दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ऑबे योग्य है। वह पहले से ही एक एल्डर है, वह एक वास्तविक मास्टर अल्केमिस्ट है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह 5वीं रैंक का हाई मैज है। वह मेहरा परिवार का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसलिए आर्कमेज तक पहुंचना केवल समय की बात है। ऑबे, क्या ये है? आरव मेहरा ने ऑबे की ओर देखने से पहले सिर हिलाया। किसी कारण से ऑबे, जो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बैठा था, अचानक एक गहरी ठंड महसूस हुई जब आरव मेहरा ने उसकी ओर देखा।
ऐसा लगा जैसे उसे एक भयंकर जादुई जानवर अपने शिकार का निरीक्षण कर रहा हो। अध्याय 344। ओबे अचानक डर गया। यह एक ऐसी भावना थी जो उसे सालों से नहीं दिखी थी, और हर बार ऐसा होने पर इसका मतलब था कि खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब वह अपने परिवार के सम्मेलन कक्ष में था। वह एल्डर काउंसिल में एक एल्डर के रूप में भाग ले रहा था। वह वहां पैट्रियार्क ऑफ फ्रांस सहित प्रभावशाली सदस्यों के बीच बैठा था। पूरे ओकलैंड में उसके लिए यहाँ से ज्यादा सुरक्षित जगह नहीं थी। मैं यहाँ खतरे को कैसे महसूस कर सकता हूँ? ओबे ने सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? हाँ, मैंने निश्चित रूप से इसकी कल्पना की थी। जब ओबे ने खुद को हैरानी में सांत्वना दी तो लोगन की नज़र दूसरे लोगों पर रुक गई। हेडन, वह भी हमारे मेहरा परिवार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह 40 की उम्र में 8वीं रैंक का उच्च जादूगर है। उसका भविष्य असीम कहा जा सकता है। फॉलन मेहरा, वह 45 की उम्र में 9वीं रैंक का उच्च जादूगर है। वह हमारे उच्च जादूगरों में से एक है जिसके आर्कमेज बनने की सबसे अधिक संभावना है। अपने बगल में दो बुजुर्गों की ओर इशारा करने के बाद लोगन की नज़र लियोन पर पड़ी। लियोन भी है। वह 30 की उम्र में 7वीं रैंक का उच्च जादूगर है और क्लाउड टॉवर के जादू विभाग के प्रमुख होएन का शिष्य है। चाहे ताकत हो या पृष्ठभूमि, वह गिल्डेड रोज को संभालने के लिए पूरी तरह योग्य है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लियोन ने स्तब्ध भाव से अपना सिर उठाया। वह लोगन को घूरता रहा। उसकी आंखें लगभग बंद हो गई थीं। एल्डर लोगन, तुम बूढ़े कमीने, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम मुझे क्यों अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? अरे, क्या तुम नहीं देखते कि मैं अपना सिर अपनी बाहों में छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि एल्डर काउंसिल में ऐसा करना मेरे लिए आसान है? मैं अपनी मौजूदगी को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते। अच्छा, मैं विनम्र नहीं रहूंगा क्योंकि तुम मुझे जाने नहीं दोगे। लियोन ने अपने दांत भींचे और खड़ा हो गया। तुम बहुत विनम्र हो एल्डर लोगन। तुम मेहरा परिवार के एक वरिष्ठ व्यक्ति हो। तुम्हारे पास अच्छे नैतिक मूल्य और पर्याप्त अनुभव है। तुम गिल्डेड रोज को संभालने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हो। समाप्त करने के बाद उसने विनम्रतापूर्वक लोगन की ओर मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लोगन को आश्चर्य हुआ। क्या हो रहा है? क्या लियोन के साथ कुछ गड़बड़ है? कौन गिल्डेड रोज का प्रबंधन नहीं करना चाहेगा? एक कीमिया का दिग्गज जो लगातार भारी मात्रा में धन पैदा कर रहा है। वहां सोने की गिनती करोड़ों में थी और बस अपना हाथ बढ़ाकर वह अकल्पनीय धन प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि गिल्डेड रोज में सिर्फ सोना ही नहीं था। इसमें सभी प्रकार की उन्नत तकनीकें, सभी प्रकार की शक्तिशाली कीमिया आइटम और सभी प्रकार की दुर्लभ जादुई सामग्री थी। जो कोई भी गिल्डेड रोज का प्रबंधन करता था वह उनका उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता था। ऐसी स्थिति को कौन छोड़ेगा? लियोन के साथ क्या हो रहा है? वह मुझ पर ऐसी स्थिति क्यों थोप रहा है? क्या कोई ऐसी साजिश है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? ये गलत लगता है। इतनी अच्छी साजिश कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी लोगन ने अपना निर्णय लेने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। भले ही उसके खिलाफ कोई साजिश हो, लेकिन उसे ऐसा करना ही होगा जब तक वह गिल्डेड रोज के प्रबंधक के रूप में अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करें। यदि वह उस स्थान को लेने के लिए अपनी प्रशंसा का लाभ नहीं उठाता तो वह लियोन के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहा होता। बॉक्सनो वेल कॉम। लोगान ने अपना सिर हिलाने से पहले अपनी तरफ के एल्डर्स पर एक सार्थक नजर डाली। मैं नहीं कर सकता। मैं पहले से ही लोरेन शाखा के मामलों को संभालने के कारण भारी दबाव में हूँ। मेरे पास गिल्डेड रोज की देखरेख करने की ऊर्जा नहीं है। एल्डर्स, कृपया किसी और योग्य व्यक्ति को खोजें। एल्डर लोगान के समूह से एक एल्डर खड़ा हुआ। आप ऐसा नहीं कह सकते। क्या लोरेन शाखा मेहरा परिवार का हिस्सा नहीं है? मुझे लगता है कि आपको मेहरा परिवार के लाभ के लिए कुछ त्याग करना चाहिए और गिल्डेड रोज के विकास में ऊर्जा लगानी चाहिए। हाँ एल्डर लोगान, आप पूरे परिवार के ऊपर अपनी शाखा का पक्ष नहीं ले सकते। ये सही है, आप सबसे योग्य व्यक्ति हैं एल्डर लोगन। इस समय लोगन के सभी गुट खड़े हो गए और लोगन को गिल्डेड रोज का प्रबंधक बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। जहां तक लोगन की बात है, उसने दृढ़ता से मना कर दिया, लेकिन जितना अधिक वह मना करता गया उतना ही कम दृढ़ दिखाई दिया। अंत में उसका स्वर ढीला पड़ गया। चूंकि ऐसा ही है, लोगन ने अनिच्छा से कहा, लेकिन आरव मेहरा की अचानक हंसी ने उसे रोक दिया। केवल ये कुछ लोग, आपका क्या मतलब है? लोगन का गुट कुछ समय से अभिनय कर रहा था और वह गिल्डेड रोज को संभालने के लिए सहमत होने ही वाला था कि राजीव मेहरा खड़ा हो गया। स्वाभाविक रूप से लोगन की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। हाँ, कुछ नहीं, ये केवल कुछ लोग हैं। लेकिन आरव मेहरा बस हंसता रहा। तभी अचानक वातावरण में अत्यधिक मानसिक उतार चढ़ाव भर गया। क्या दबाव का खामियाजा भुगतने वाला वह 40 वर्षीय 8वीं रैंक का उच्च जादूगर हेडन था। वह पहले बैठा था, लेकिन उन बेतहाशा मन के उतार चढ़ाव के दबाव में वह अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। मन के उतार चढ़ाव बहुत चौंकाने वाले थे। वे कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनामी की तरह फूट पड़े और पूरी तरह से अराजकता पैदा कर दी। और यह खत्म नहीं हुआ। आरव मेहरा के पीछे एक चमकीला चांद हो गया। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, वह चांद एक चमकदार रोशनी के साथ खिल उठा, क्योंकि दो रत्न, एक लाल और एक नीला, विशेष रूप से चमकदार लग रहे थे। मैं एक बात के बारे में उत्सुक हूँ।
क्या होगा अगर कोई भी गिल्डेड रोज को संभालने में सक्षम नहीं है? आरव मेहरा के ये शब्द कहने के बाद उनके पीछे चमकीला चांद उड़ गया और 2 लाइटें चमक उठीं। फिर मेहरा परिवार के 17 बुजुर्गों और कुलपति ने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। ऐसा लग रहा था कि मानो का उतार चढ़ाव एक पल में अपने चरम पर पहुंच गया था। उसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। वह चमकीला चांद एक पल में अंतहीन मंत्रों के साथ फट गया। फ्रॉस्ट स्पाइक, फायर एरो, विंड ब्लेड, अर्थ स्पाइक, फ्लेम स्पीयर, फ्रॉस्ट लांस। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत जादूगरों ने एक ही समय में हमला किया हो, जिससे अंतहीन मंत्र जादू की लहर में बदल गए। और लक्ष्य था 8वीं रैंक का उच्च जादूगर हेडन। ईमानदारी से कहूं तो हेडन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जब उन सभी मंत्रों का लक्ष्य बनाया गया तो वह जल्दी से अपनी कुर्सी से कूद गया। पहले से ही जानता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने एक मान शील्ड और एक रूनिक शील्ड डाली और इन 2 शील्ड के साथ सुरक्षित महसूस न करते हुए उसने अपने सामने एक अतिरिक्त आइस वॉल डाली। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्रों की भयावह बाढ़ के तहत आइस वॉल तुरंत गायब हो गई। उसके बाद मान शील्ड। बचाव की अंतिम परत, रूनिक शील्ड, केवल 1 सेकंड तक चली। उस सेकंड में सभी ने हेडन के चेहरे पर भय से निराशा की भावना को देखा और फिर अंततः राख में बदल गया। आरव मेहरा को 8वीं रैंक के उच्च जादूगर को मारने में केवल 1 सेकंड लगा। आरव मेहरा की क्रूरता ने पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल को भयभीत कर दिया। लेकिन आरव मेहरा को यह एक मामूली बात लगी। उसने केवल 10,000 जादू के पहिए को वापस बुलाया और मुस्कुराया, जैसे कि उसने 8वीं रैंक के उच्च जादूगर को नहीं मारा हो, बल्कि केवल एक चींटी को कुचल दिया हो। पहला, ये कहने के बाद आरव मेहरा की नज़र उस 45 वर्षीय 9वीं रैंक के उच्च जादूगर फोलेन की ओर मुड़ी। राजीव मेहरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? लोगन स्तब्ध था। उसके चेहरे पर क्रोध और चिंता का मिश्रण था। मेहरा परिवार एक सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में था, लेकिन इससे पहले कभी किसी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी पर हमला नहीं किया था। अकेले ही किसी एल्डर को मार डाला, जैसा कि अभी हुआ। ये पूरे मेहरा परिवार के लिए एक उकसावे की बात थी। कोई भी मेहरा ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हेडन के मरने के बाद आरव मेहरा फोलेन को भूल रहा था। फिर 10,000 जादू का पहिया एक बार फिर उभरा। मन का उतार चढ़ाव एक पल में बेकाबू हो गया। जैसे ही लाल और नीली रोशनी एक बार फिर आपस में जुड़ गई, मौत की छाया ने कॉन्फ्रेंस हॉल को ढक लिया। राजीव मेहरा, तुम पागल हो। ओबे डर के मारे खुद को खो रहा था। अरे, मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी मिली, लेकिन उसके पागल होने का कोई जिक्र क्यों नहीं था? वह बिल्कुल नासमझ है। एल्डर काउंसिल के फैसले को पलटने के लिए उसने कॉन्फ्रेंस हॉल में कत्लेआम शुरू करने में संकोच नहीं किया। क्या वह पूरे मेहरा परिवार से दुश्मनी करना चाहता है? अपना हाथ थाम लो, अपना हाथ थाम लो। राजीव मेहरा, तुम पूरे मेहरा परिवार के दुश्मन बन जाओगे। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन चाहे ओबे कितनी भी जोर से चिल्लाए, वह 10,000 मंत्र चक्र को रोक नहीं सका। मंत्रों की बाढ़ ने फोलेन मेहरा को एक पल में डुबो दिया। सम्मेलन हॉल एक बार फिर शांत हो गया। ये बहुत डरावना था। उस पागल ने कुछ ही पलों में 2 बुजुर्गों को मार डाला। कौन कह सकता है कि अगर यह जारी रहा तो वह सभी 17 बुजुर्गों को नहीं मार देगा? अभी भी कुछ बचे हैं, है न? मुस्कुराते हुए आरव मेहरा ने टेबल के दूसरी तरफ देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र ओबे के शरीर पर पड़े। शिट! ओबे चिल्लाया। शिट, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अध्याय 345। ओबे को आखिरकार समझ में आ गया कि उसे पहले इतनी ठंड क्यों महसूस हुई थी। अरे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह पागल मेरी तरफ देख रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे बुरा लग रहा था। वह सिर्फ पागल नहीं है, एक मास्टर अल्केमिस्ट के तौर पर ओबे को कैसे नहीं पता था कि आरव मेहरा के हाथों में घूमती हुई डिस्क एक बहुत ही भयावह मैजिक टूल थी। इसकी शक्ति इतनी अविश्वसनीय थी कि इसने एक पल में 2 शीर्ष उच्च जादूगरों को निगल लिया। ओबे का एकमात्र अनुमान था कि यह एक सच्ची आत्मा वाला मैजिक टूल था। इस अनुमान ने ओबे को आतंक में जकड़ दिया, क्योंकि मैजिक टूल अवतार अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि यह मैजिक टूल अपनी आधी से भी कम शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। 2 शीर्ष उच्च जादूगरों को पहले ही अपनी आधी शक्ति का उपयोग किए बिना आसानी से निपटाया जा चुका था। अगर यह अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करता तो कितना भयावह होता। राजीव मेहरा, तुम। ओबे ने घबराहट में अपने जादू के डंडे को पकड़ लिया, जबकि उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसने डर और निराशा के मिश्रण से आरव मेहरा को देखा। लेकिन इस समय लोगन, जिसने अपने 2 सहयोगियों को खो दिया था, ने अचानक अपना हाथ मेज पर पटक दिया और अपने जादू के डंडे को आरव मेहरा की ओर इशारा किया। राजीव मेहरा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कहाँ है? तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या तुम्हें पूरे मेहरा परिवार के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। लोगन क्रोधित हो गया। उसने एल्डर काउंसिल में अपनी शक्ति का निर्माण करने में दशकों बिताए थे जब तक कि उसे पर्याप्त अधिकार नहीं मिल गए, लेकिन आज एल्डर काउंसिल की एक साधारण बैठक के दौरान फोलेन और हेडन मेहरा की मृत्यु हो गई। ये दोनों लोगन के सबसे सक्षम अधीनस्थ थे। असाधारण ताकत होने के अलावा वे एल्डर काउंसिल की बैठकों में लोगन के साथ समन्वय करना भी जानते थे ताकि उसका प्रभाव अधिकतम हो सके। लेकिन आज कौन उम्मीद कर सकता था कि वे मर जाएंगे? लोगन कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था? तुम बहुत बेलगाम और बहुत घमंडी हो, राजीव मेहरा। यह ओकलैंड है, थाउजेंड सल सिटी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ जो चाहो कर सकते हो। खैर, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। गुस्से के कारण लोगन की दाढ़ी हिल गई।
लेकिन हो सकता है कि यह उसके गुस्से के कारण हो, लेकिन लगता है कि लोगन कुछ भूल गया था। वह उम्मीदवारों में से एक था। कुछ नहीं, एल्ड लोगन, मुझे बस लगता है कि मृतक गिल्डेड रोज की निगरानी नहीं कर सकते। आरव मेहरा ने 10,000 स्पेल व्हील में मैना डालने से पहले मुस्कुराया। लाल और नीले रंग की चमक के साथ चमकदार रोशनी तेजी से घूमी और इसने और भी भयावह मैना उतार चढ़ाव बिखेर दिए। इसके अलावा इन उतार चढ़ावों का लक्ष्य चुपचाप बदल गया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? जैसे ही लोगन ने गुस्से में ये शब्द कहे, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। मन के उतार चढ़ाव जो ओबे पर बंद थे, अचानक दिशा बदल गए और उसे निशाना बनाया। इस प्रकार क्रोध जल्दी ही घबराहट में बदल गया। शिट, लोगन ने कुछ रक्षात्मक मंत्रों को डालने से पहले चिल्लाया। राजीव मेहरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? फिर सम्मेलन हॉल में एक और विस्फोट गूंज उठा। 10,000 मंत्र चक्र एक बार फिर से फट गया क्योंकि एक चमकदार सूरज की तरह चमक आरव मेहरा के सिर के ऊपर फैल गई। अनगिनत मंत्र बाढ़ में बदल गए और एक पल में लोगन को डुबो दिया। कोई संघर्ष नहीं था, कोई चीख नहीं थी, केवल एक मौत का सन्नाटा। सम्मेलन हॉल एक बार फिर शांत हो गया। हर कोई गहरे डर से आरव मेहरा को देखने लगा। वे समझ गए कि आरव मेहरा का पहले क्या मतलब था। मृतक गिल्डेड रोज का प्रबंधन नहीं कर सकते। उसने गिल्डेड रोज को प्रबंधित करने के लिए योग्य बताए गए हर व्यक्ति को मारने की योजना बनाई, और वह वास्तव में ऐसा कर रहा था। 5 उम्मीदवारों में से फोलेन हेडन, ओबे, लियोन, लोगन, 3 पहले ही मर चुके थे। मेहरा परिवार ने अपने 1000 साल के इतिहास में कभी इतना भयानक नुकसान नहीं झेला था। एक दिन में 17 बुजुर्गों में से 3 मारे गए थे। ये किस तरह की अवधारणा थी? और यह अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों ने खतरनाक तरीके से पाया कि यह बहुत ज्यादा युवा व्यक्ति पहले से ही उस भयावह जादुई उपकरण को एक बार फिर से उकसा रहा था और ओबे पर निशाना साध रहा था। मैंने आपको चेतावनी दी थी, मैंने आप सभी से कहा था कि लालच में अंधे मत बनो। इस समय ऑफ्रान के पास खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए आरव मेहरा की ओर देखने से पहले सभी को तेजी से देखा। ठीक है राजीव, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। माफ करें कुलपति ऑफ्रान, मुझे अपने शब्दों पर अमल करना होगा। आरव मेहरा असहाय होकर हंसे। मैंने कहा था कि वे मर जाएंगे, इसलिए उन्हें मरना ही होगा, अन्यथा लोग सोचेंगे कि मैं अपने शब्दों का पक्का नहीं हूं। यह एक सरल उत्तर था, लेकिन सुनने वालों को यह सुनकर से हैरान हुई। राजीव, लोगन और वे दोनों एक बात थी, लेकिन ओबे मेहरा परिवार में अच्छी संभावनाओं वाले कुछ युवाओं में से एक है, खासकर तब जब उसने कीमिया के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। ये मेहरा परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव, आप भी मेहरा नाम के हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेहरा परिवार इस तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। व्यवसायी लोगों को भरोसेमंद होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऑफ्रान ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, आज की घटना मेहरा परिवार द्वारा तुम्हें निराश करने के कारण हुई, लेकिन हमने ये पूरे परिवार के हित में किया। हमें नहीं पता था कि तुम में इतनी चौंकाने वाली ताकत है। तुम बहुत छोटे हो आखिरकार। कृपया मेरी बात सुनो राजीव, और इसे यहीं समाप्त करो। मैं अपने कुलपति के पद का उपयोग ये गारंटी देने के लिए करूंगा कि कोई भी उन तीनों की मौत की जांच नहीं करेगा। तुम्हारा गिल्डेड रोज अब और परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ 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 राजीव मेहरा, मैं ये भी गारंटी देता हूं कि जो कोई भी गिल्डेड रोज को निशाना बनाएगा, उसके पैर तोड़ दिए जाएंगे। लियोन खुद को और रोक नहीं सका और अपनी सीट से खड़ा हो गया। आखिरकार, अगर कोई एक व्यक्ति था जो इसे सबसे अधिक रोकना चाहता था, तो वह निश्चित रूप से लियोन था। आखिरकार, लियोन जानता था कि उसका छोटा चचेरा भाई कितना भयानक था। उसे उसके छोटे चचेरे भाई ने तब मैना से जकड़ा था जब वह केवल एक महान जादूगर था। वे मैना से जकड़े हुए थे। यह एक ऐसा मंत्र था जिसका इस्तेमाल केवल तब किया जाता था जब उच्च रैंक वाले जादूगर निम्न रैंक वाले जादूगरों पर दबाव डालते थे। फिर भी उसके चचेरे भाई ने इसे उल्टा किया। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि राजीव मेहरा कितना शक्तिशाली था। अब जब वह एक उच्च जादूगर बन गया था, तो उसकी ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ गई होगी। इसके अलावा उसके पीछे अभी भी स्टार सेज जोई था। लियोन नहीं चाहता था कि त्रासदी फिर से दोहराई जाए, और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह 5 उम्मीदवारों में से एक था। अगर वह राजीव द्वारा ओबे को मारने का इंतजार करता, तो क्या वह अगला नहीं होता? इस प्रकार लियोन के पास खड़े होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कौन ओबे को नुकसान पहुंचाना चाहता है? लेकिन अचानक एक तेज आवाज सुनामी की तरह गड़गड़ाहट हुई। एक पल में एक भयावह शक्ति ने सम्मेलन कक्ष को भर दिया। इस भयावह शक्ति ने 10,000 जादू चक्र के कारण होने वाले कुछ दबाव का प्रतिकार भी किया। ये थॉर्न है। पहले से शांत सम्मेलन हॉल अचानक भड़क उठा। ये वास्तव में थॉर्न मेहरा की आवाज थी। मेहरा परिवार के 3 तलवार संतों में से एक, क्रिम्सन फ्लेम तलवार का मालिक, रेजिंग फ्लेम प्लेन के प्लेन लीजन का कमांडर, साथ ही मेहरा परिवार के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक। 1 सदी या उससे भी कम समय में उसे पैतृक भूमि में एक सीट मिलनी ही थी। ओबे आज जो है, वह इसलिए बन पाया क्योंकि वह थॉर्न का बेटा था। ऑफ्रान उस शक्ति को महसूस करके आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। थॉर्न वाकई वापस आ गया। राजीव, तुम्हें रुक जाना चाहिए जबकि अभी समय है। मैं थॉर्न को स्पष्टीकरण दे सकता हूं।
मैं कुलपति के रूप में गारंटी दे सकता हूं कि जब तक तुम रुक जाओगे थॉर्न तुम्हारे खिलाफ कोई प्रतिशोध नहीं लेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपने तरीके से काम करने की योजना बना रहे हो तो तुम थॉर्न के प्रतिशोध से बच पाओगे। ठीक है राजीव मेहरा, ऐसा मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक भयावह जादुई उपकरण है। अगर तुम मेरे एक बाल को भी छूते हो तो मेरे पिता तुम्हारे सोने के गुलाब को उखाड़ देंगे। तब रोने से कोई मदद नहीं मिलेगी। जब ओबे ने उस परिचित शक्ति को महसूस किया तो उसके पीले चेहरे पर कुछ रंग वापस आ गया। उसके अगले शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। सच में। आरव मेहरा ने धीरे से 10,000 मंत्र चक्र घुमाया और 2 कीमती रत्नों के बीच अनगिनत बूंद झिलमिला उठे। जैसे कि आरव मेहरा को झिलमिलाते रूनों के बीच झिझकते हुए महसूस करते हुए ओबे के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान दिखाई दी। राजीव मेहरा, मैं तुम्हें इस पर गहराई से सोचने की सलाह देता हूँ। मेरे पिता पूरे प्लेनर लीजन को नियंत्रित करते हैं, क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पिता ने सिर्फ एक शब्द दिया तो तुम्हारा गिल्डेड रोज नष्ट हो जाएगा। ओबे ने आगे कहा, उस समय तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अधीनस्थ, वे सभी तुम्हारी लापरवाही के कारण बर्बाद हो जाएंगे। तुम कौन हो जो एक जादुई उपकरण से पूरे मेहरा परिवार को चुनौती दे सकते हो? अध्याय 346। राजीव, उतावला मत बनो। ऑफ्रान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऑफ्रान समेत कुछ ही लोग जानते थे कि वह आवाज़ कितनी डरावनी थी, क्योंकि ऑफ्रान ने उसे साफ सुना था। वाक्य के प्रत्येक शब्द कौन ओबे को नुकसान पहुंचाना चाहता है पिछले वाले से ज्यादा करीब लग रहे थे। पहला वाला ज्यादा दूर लग रहा था जबकि आखिरी वाला ज्यादा जोरदार लग रहा था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि थोर्न बहुत तेज गति से भाग रहा था और जल्द ही आ जाएगा। इससे ये देखा जा सकता था कि थोर्न कितना अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। ये सोचते ही ऑफ्रान आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि कुलपति के रूप में उनके पद ने उन्हें बहुत अधिकार दिया था, लेकिन जादू के अध्ययन की बात आने पर इसका कोई फायदा नहीं था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन थोर्न की तुलना में, जो रेजिंग फ्लेम प्लेन में जीवन और मृत्यु के बीच मंडरा रहा था, ऑफ्रान बहुत ही कमतर था। आखिरकार जब ऑफ्रान एक आर्कमेज बना तो थोर्न 8वीं रैंक का विशेषज्ञ तलवारबाज था। उस आवाज़ को सुनकर ऑफ्रान को पता चल गया कि थोर्न अब उससे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये ठीक था। बॉक्सनो वेल कॉम, थोर्न मेहरा की ताकत उस पागल राजीव मेहरा को डराने में सक्षम होगी। अन्यथा कौन जानता था कि आज और कौन मर जाएगा। हाँ चचेरे भाई राजीव, आवेगी मत बनो। इस समय लियोन भी, जो अपने अस्तित्व को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसे कमजोर सलाह देने से नहीं रोक सका। अन्य बुजुर्गों के लिए वे कुछ भी कहने से डरते थे जिससे ओबे की मौत हो जाती। अगर ऐसा हुआ तो वे थोर्न के गुस्से का निशाना बन जाएंगे। देखो राजीव मेहरा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मेरे पिता के आने से पहले तुरंत गिल्डेड रोज सौंप दो, वरना। जैसे ही उसने महसूस किया कि वह परिचित आभा करीब आ रही है, ओबे का आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह गर्व से मुस्कुराया, अब उस घूमती हुई डिस्क की परवाह नहीं की, ठंडे पसीने में भीगे हुए लबादे को सीधा किया और फिर शांति से बैठ गया। ओबे जानता था कि उसके पिता 1 मिनट के भीतर आएंगे, और एक बार उसके पिता के आ जाने के बाद एल्डर काउंसिल की बैठक एक मजाक बन जाएगी। यहाँ तक कि कुलपति के रूप में ऑफ्रान भी इस प्लेनर लीजन कमांडर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। राजीव मेहरा की तो बात ही छोड़िए। तुम्हें जल्दी करना चाहिए और अपना फैसला लेना चाहिए, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वास्तव में इस बारे में सोचने के बाद आरव मेहरा ने अपना हाथ उठाया और 10,000 मंत्र चक्र को इकट्ठा किया और ओबे के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए सिर हिलाया। ओह, 10,000 जादू चक्र को अपने घूर्णन को रोकते हुए देखकर सभी बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। विशेष रूप से वे बुजुर्ग जिन्होंने पहले आरव मेहरा की निंदा की थी। इससे बचा नहीं जा सकता था, क्योंकि वे सभी 3 बुजुर्गों को मारने वाले पागल आदमी का सामना करते समय बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उसे हत्या करने की लत थी और वह सम्मेलन हॉल में सभी बुजुर्गों से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकता था। सौभाग्य से ऑफ्रान ने राहत की सांस ली। मेहरा परिवार के कुलपति के रूप में ऑफ्रान अन्य बुजुर्गों से बहुत आगे की सोच रहा था। अन्य बुजुर्गों के लिए आरव मेहरा के रुकने का मतलब था कि वे सुरक्षित थे, लेकिन कुलपति के लिए इसका मतलब था कि मेहरा परिवार एक आपदा से बच गया था। लिंक द्वारा लाई गई खबर बहुत चौंकाने वाली थी। ऑफ्रान को पता चला कि राजीव मेहरा के पीछे सबसे अधिक संभावना एक भयानक समर्थक था। अगर वह ओबे को मार देता तो थोर्न निश्चित रूप से बदला लेता और उस समय और भी बड़ी मुसीबत आ जाती। अगर राजीव मेहरा का समर्थक बाहर आ जाता तो पूरा मेहरा परिवार अराजकता में डूब सकता था। सौभाग्य से शुक्र है कि राजीव मेहरा काफी समझदार है और उसने ऐसे महत्वपूर्ण समय पर पीछे हटने का फैसला किया। ये सोचकर ऑफ्रान एक बार फिर राहत भरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। देखो, तुम काफी समझदार हो राजीव। जैसे ही उसने 10,000 जादू चक्र को रुकते देखा, ओबे के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई। मैं लोगन जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हूँ। मैं आपके गिल्डेड रोज पर एकाधिकार नहीं करना चाहता। हम मेरे पिछले प्रस्ताव के अनुसार चल सकते हैं। गिल्डेड रोज के 40% शेयरों के लिए 3,000 गोल्ड। माफ करना चचेरे भाई ओबे।
आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अपना 10,000 स्पेल व्हील हटाते हुए हंसा। मुझे मृतकों के साथ सहयोग करना पसंद नहीं है। ऑबे ठिठक गया, उसके चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि समय खत्म हो रहा है। ये कहने के बाद आरव मेहरा ने अपना दाहिना हाथ खोला। इसके बाद आग का एक गोला तेजी से ऊपर उठा। यह मुट्ठी के आकार का ही था, लेकिन इससे निकलने वाले मान के उतार चढ़ाव ने सभी को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? ऑबे मेहरा का चेहरा पीला पड़ गया था। भले ही वह धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता, लेकिन वह पहले से ही विनाश की आभा लिए आग के गोले को महसूस कर सकता था। दुर्भाग्य से ऑबे को बहुत देर से समझ आया। जैसे ही उसने चिल्लाया, आग का गोला 2 भागों में विभाजित हो गया और 2 सीधे फायर बोल्ट में बदल गया, जो तेज कैंची की तरह एक दूसरे को काटते हुए ऑबे के शरीर पर भयंकर रूप से गिरे। ये 2 सीधे फायर बोल्ट बहुत तेज थे। कोई भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था, और यहाँ तक कि 5वीं रैंक के उच्च जादूगर ऑबे के पास केवल एक रूनिक शील्ड बनाने का समय था। लेकिन उन 2 फायर बोल्ट के सामने रूनिक शील्ड मक्खन की तरह पिघल गई। धधकते तापमान के कारण ऑबे मेहरा का लबादा तुरंत राख में बदल गया। लिंक। हताशा के एक पल में ऑफ्रान ने लिंक को बुलाया, जिसने कई दशकों से कोई कदम नहीं उठाया था। उस पल में लिंक बाहर आया और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 1 सेकंड पहले वह लकड़ी के चेहरे के साथ ऑफ्रान के बगल में खड़ा था, लेकिन अगले सेकंड वह छाया की तरह ऑबे के बगल में था। किसी ने उसे हिलते हुए नहीं देखा, नहीं उन्होंने देखा कि 2 चमकदार कटार कैसे दिखाई दिए। केवल एक चमकदार चिंगारी दिखाई दे रही थी। 2 फायर बोल्ट 2 कटारों से मिले। लिंक की कटार उल्कापिंड मैजिक आयरन से बनी थी, जो हथियार बनाने के लिए एक बेहतरीन सामग्री है। इससे आसानी से एक इनहेरिटेंस रैंक हथियार बनाया जा सकता है। इसके अलावा इन 2 कटारों पर जटिल सरणियां उकेरी गई थीं, जो दर्शाती हैं कि वे कम से कम आध्यात्मिक रैंक के जादुई उपकरण थे। लेकिन अब ये आध्यात्मिक रैंक के जादुई उपकरण पिघलने से पहले उन 2 फायर बोल्ट के दबाव में केवल 3 सेकंड तक टिके रहे। लेकिन इन 3 सेकंड ने ऑबे को सांस लेने का एक दुर्लभ अवसर दिया। ऑबे ने एक आइस फायर शील्ड डाली। वह इस समय आइस शील्ड और फायर शील्ड को अलग अलग नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तत्काल पीछे हटते समय फायर बोल्ट का स्वागत करने के लिए दोनों का इस्तेमाल किया। दृश्य चौंकाने वाला था। जब आइस फायर शील्ड फायर बोल्ट के संपर्क में आई, तब ऑबे कुछ मीटर पीछे हट गया था। ओह, ऐसा करने के बाद ऑबे ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऑबे के लिए ये कई मीटर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर थे। अगर वह एक पल और रुक जाता तो फायर बोल्ट उसे तुरंत निगल लेते, लेकिन कुछ मीटर पीछे हटने के बाद सब कुछ अलग था। 5वीं रैंक के उच्च जादूगर होने के अलावा वह एक असली मास्टर अल्केमिस्ट था। जब तक उनके बीच पर्याप्त दूरी थी, उसके पास समय बिताने के लिए पर्याप्त तरीके थे। जब उसने ये सोचा, तो ऑबे के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। राजीव मेहरा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मास्टर अल्केमिस्ट की उपाधि का क्या मतलब है। ऑबे ने ये शब्द कहने के बाद हवा में एक सरणी बनाना समाप्त कर दिया था। सरणी स्थिर थी और 2 अग्नि बोल्टों को घेरे हुए थी। लौ अवरोधक सरणी। बुजुर्गों में से एक ने ये नाम चिल्लाया। वास्तव में ऑबे ने लौ अवरोधक सरणी बनाई थी। ये केवल एक प्रभाव वाली एक सरल सरणी थी। इसने केवल अग्नि तत्वों की गतिविधि को दबाया। लौ अवरोधक सरणी के प्रभाव में आने पर कोई भी अग्नि मंत्र बहुत कमजोर हो जाएगा। यह शायद ही कभी इस्तेमाल की जाने वाली सरणी अब ऑबे के लिए अपनी जान बचाने का जवाब थी। जैसे ही लौ अवरोधक सरणी पूरी हुई, 2 अग्नि बोल्ट वास्तव में कमजोर हो गए। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई चाल बची है। ऑबे ने खुद पर विभिन्न रक्षात्मक मंत्र डालते हुए उपहास किया, लेकिन उपहास लंबे समय तक नहीं चला। इससे पहले कि ऑबे ने एक चमकदार रोशनी देखी। लौ ऊपर उठी और पूरे सम्मेलन हॉल को रोशन कर दिया। वातावरण में आग के तत्व भड़क रहे थे, क्योंकि हर किसी को अचानक तबाही का आभास हुआ। अपना हाथ थाम लो। उसी समय कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर एक गुस्से से भरी चीख गूंजी। उसके बाद एक राजसी तलवार की आभा हवा में फैल गई, जो कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों को चीरती हुई एक भयानक तापमान लेकर आए। हर कोई स्तब्ध रह गया। अध्याय 347। सम्मेलन कक्ष की मोटी दीवार को उस राजसी तलवार की आभा से चीरते हुए एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। आग की लपटों में लिपटा एक लंबा सिलहूट उस दरार से अंदर आया और परिवार के सम्मेलन कक्ष में घुस गया। सबसे पहले जो चीज सबकी नजरों में आई, वह जलता हुआ लाल हथियार। ब्लेड पर भड़की हुई लपटें लटक रही थीं और धधकती गर्मी सब कुछ जला सकती थी। लंबी बैठक की मेज 2 टुकड़ों में टूट गई थी, क्योंकि उसे उस धधकती हुई महान तलवार ने काट दिया था। उसी समय इस लंबे सिलहूट ने दूरी को पार करने के लिए केवल 2 कदम उठाए और फिर एक बार फिर से महान तलवार को जोर से नीचे गिरा दिया। गड़गड़ाती तलवार का लक्ष्य आरव मेहरा था, जो ऊपरी रैंक की ज्वाला आत्मा को नियंत्रित कर रहा था। सबने अपनी सांसें रोक लीं। हवा जम गई थी, जैसे समय बहना बंद हो गया हो, मानो दुनिया इस दृश्य पर रुक गई हो। सम्मेलन कक्ष पूरी तरह से शांत था। कोई नहीं जानता था कि इस अजीब सी खामोशी को चीरने के लिए एक चीख ने कितना समय निकाला। एक फायर बोल्ट अचानक ऊपर उठा और फिर एक अजीब तरीके से मुड़ा। मुड़ने के बाद इसने अवाक ऑबे को बहुत ही अजीब तरीके से मारा। ऑबे ने तुरंत एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। सबसे भयावह बात यह थी कि उस पल में सभी को लगा कि ऑबे के मान में उतार चढ़ाव गायब हो गया है।
वास्तव में 5वें रैंक के उच्च जादूगर से सभी मान में उतार चढ़ाव अचानक गायब हो गए। इसका क्या मतलब था? एक मूर्ख भी जान सकता था कि उसके मान भंवर में छेद हो गया था। दूसरे शब्दों में, ओबे एक साधारण व्यक्ति में बदल गया था, और वह भी बहुत दुखी व्यक्ति में। ओबे शायद फिर कभी मान जमा न कर पाए। राजीव मेहरा। ओबे की आवाज़ में असीम निराशा थी। आपको किसने बताया कि मेरे पास केवल एक ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल है? उपहास करने के बाद आरव मेहरा को अब ओबे की परवाह नहीं रही और उसने तुरंत डूम स्टाफ से जादू कर दिया, जिससे 7 बर्फ की दीवारें अचानक ऊपर उठ गईं। इसके बाद एक तेज आवाज़ आई। थॉर्न की जलती हुई तलवार 7 बर्फ की दीवारों से टकराई, जिससे मेहरा परिवार के 3 तलवार संतों में से एक की शक्ति प्रदर्शित हुई। दुर्भाग्य से वह बहुत धीमा था। 7 बर्फ की दीवारों को काटने में उसे 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन आरव मेहरा के लिए ये काफी था। उस दौरान स्यूडोस, जिसने ओबे के मैना वर्लपूल को भेद दिया था, एक जलती हुई ढाल में बदलने से पहले ही आरव मेहरा की तरफ लौट आया था। एक बार फिर से गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी जब जलती हुई ढाल और जलती हुई तलवार आपस में टकराई, जिससे चमकदार आग भड़क उठी। यह आतिशबाजी की तरह लग रहा था। ये पीक मैजिक और पीक ऑरा की टक्कर थी, 2 ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स की टक्कर। टकराव के बाद ज्वलंत ढाल और ज्वलंत ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड एक साथ पीछे की ओर उड़ गए। इससे पता चला कि थोर्न के हाथों में क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड कितनी शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि स्यूडोस भी इसे पूरी तरह से रोक नहीं सका। भयंकर हमले के तहत ज्वलंत ढाल आरव मेहरा के नियंत्रण से बाहर हो गई। यह आग की एक गेंद में बदलने से पहले 1 दर्जन मीटर पीछे उड़ गई, जबकि थोर्न के हाथ में तलवार हिलने से पहले उसने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन क्योंकि यह बहुत अधिक हिल गई, इसने ड्रैगन की दहाड़ निकाली। बहुत अद्भुत। आरव मेहरा ने अपना हाथ हिलाया, स्यूडोस को याद करते हुए, साथ ही डूम स्टाफ पर अपनी पकड़ मजबूत की। जब से वह इस युग में आया है, आरव मेहरा अनगिनत लड़ाइयों से गुजर चुका था, लेकिन चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऐसे बहुत कम थे जो वास्तव में उससे प्रशंसा प्राप्त कर सकें। वह वाक्य दिल से की गई प्रशंसा थी। थोर्न मेहरा की ताकत आरव मेहरा की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इससे ये देखा जा सकता था कि यह प्लेन लीजन कमांडर कितना दुर्जय था। उनके टकराने के बाद थोर्न ने अपना हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह पीछे हट गया और ओबे का समर्थन किया। जब स्यूडोस ने ओबे के मैना वर्लपूल को छेद दिया, तो उसने न केवल उसकी जादू का उपयोग करने की क्षमता को छीन लिया, बल्कि उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। ओबे पीला पड़ गया था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मरने के कगार पर है। उसका समर्थन करने के बाद थोर्न ने एक औषधि निकाली, ढक्कन खोला और सावधानी से उस हरे रंग के तरल को ओबे के मुंह में डाला। औषधि पीते ही ओबे का रंग बेहतर हो गया। उसकी मूल रूप से कमजोर और अस्त व्यस्त सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। इससे भी अधिक अविश्वसनीय यह था कि स्यूडोस द्वारा दिया गया घाव तेजी से भर रहा था और ठीक हो रहा था। सम्मेलन हॉल में कोलाहल मच गया। हर कोई यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस औषधि की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका ऐसा रहस्यमय प्रभाव कैसे हो सकता है। ओबे, तुम्हें कैसा लग रहा है? थोर्न की भौहें आखिरकार थोड़ी नर्म हो गईं। पिताजी, वो। अपनी आंखें खोलने के बाद ओबे ने आरव मेहरा की ओर इशारा करने से पहले कमजोरी से सिर हिलाया। ठीक है, बात मत करो। ओबे के कुछ कहने का इंतजार किए बिना थोर्न मेहरा ने उसका हाथ पीछे धकेला और धीरे से उसे बगल में लिटा दिया। आराम से रहो, कोई भी बिना कीमत चुकाए थोर्न मेहरा के बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओबे का इलाज करने के बाद थोर्न ने एक बार फिर अपनी क्रिम्सन फ्लेम तलवार पकड़ी। उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई क्योंकि उसने आरव मेहरा को बिना छुपे हत्या के इरादे से देखा। तुम्हें राजीव मेहरा कहते हैं? वास्तव में? अच्छा। थोर्न ने सिर हिलाया। उसने क्रिम्सन फ्लेम तलवार उसकी ओर इशारा की। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपने मन वर्लपूल और अपने हाथों को अपन कर दो और एंडलूसा को कभी वापस न आने दो। तुम बहुत उदार हो, आरव मेहरा ने व्यंग्य किया। एक जादूगर के लिए अपने मन वर्लपूल को अपन करने और मृत्यु के बीच क्या अंतर था? आप मना कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा। थोर्न की आंखों से नफरत छिपी नहीं रह सकी। मैं थोर्न मेहरा हूं, मुझे लगता है कि आपको मेरा नाम सुनना चाहिए था। मैं रेजिंग फ्लेम प्लेन में मेहरा परिवार का प्लेन लीजन कमांडर हूं। उस प्लेन में एक भूमिगत ज्वलंत नदी है जिसे हाउलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। मैं अक्सर उनकी चीखें सुनने के लिए कुछ रेजिंग फ्लेम बीस्टमैन को वहां फेंकता हूं। लेकिन निश्चिंत रहें, यह आपकी किस्मत नहीं होगी, थोर्न ने गहरी आवाज में कहा। उसके अगले शब्दों ने सभी को सिहरन पैदा कर दी। मैं तुम्हें हाउलिंग नदी के ऊपर बांध दूंगा ताकि लपटें तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे सहला सकें। तुम तुरंत नहीं मरोगे, तुम धीरे धीरे इसे महसूस करोगे क्योंकि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे बुन रहा है। तुम मांस के पकने की खुशबू भी सूंघ पाओगे। हाँ, सर थॉर्न, मुझे कहना होगा। आरव मेहरा ने स्यूडोस के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम अपने आप से काफी खुश लग रहे हो। थॉर्न की अभिव्यक्ति डूब गई। उसका गंभीर चेहरा उदास हो गया और वह ज्वलंत आभा के साथ फट गया। तो तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो? क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड ने हवा में चीरते हुए एक गड़गड़ाहट की आवाज निकाली। राजसी स्वॉर्ड ऑरा एक तूफान की तरह मुड़ी और इसने पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल को एक पल में ढक लिया। ऐसा नहीं हो सकता है। आरव मेहरा ने बेबाकी से स्यूडोस को बाहर निकाल दिया।
बाद में आग के तीरों की एक बड़ी संख्या में बदल गया, जो थोर्न की तलवार की आभा से भी अधिक दबाव दे रहा था, क्योंकि इसने पूरे क्षेत्र को एक पल में कवर कर लिया था। कॉन्फ्रेंस हॉल में हर कोई घबरा गया, यहाँ तक कि ऑफ्रान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी रूनिक शील्ड डाली। उन दोनों की शक्ति एक भयावह अमानवीय अवस्था तक पहुंच गई थी और उनके बीच की लड़ाई दुनिया को हिला देने वाली थी। उस लड़ाई से केवल एक भी हमला एक उच्च जादूगर की मौत का कारण बन सकता था। लेकिन जब वे घबरा गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि चाहे वह तलवार की आभा हो या आग के तीर, वे सभी अपने अपने प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह से केंद्रित थे। शक्ति का एक भी रिसाव नहीं था। बहुत दुर्जय। ऑफ्रान ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। उसके पास हस्तक्षेप करने की कोई योजना नहीं थी। चाहे वह थोर्न हो या राजीव, उनकी शक्ति पहले से ही उससे कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि सिर्फ सटीक नियंत्रण भी, वह ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। यह उनकी लड़ाई से देखा जा सकता था। थोर्न की तलवार की आभा चारों ओर फैल गई थी, जबकि राजीव के अग्निबाण हवा में बिखर गए थे, लेकिन अंत में एक भी अतिरिक्त शक्ति बाहर नहीं निकली। उस नियंत्रण को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। लोगान, लोगान, तुम्हारी मृत्यु वास्तव में अनुचित थी। अध्याय 348। अगर लोगन को पता होता कि वह जिस व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था वह इतना शक्तिशाली है, तो वह कभी भी गिल्डेड रोज के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़ाई अपरिहार्य थी, और अगर राजीव मेहरा जीत जाता तो मेहरा परिवार अपने प्लान लीजन कमांडर को खो देता, जबकि अगर थॉर्न जीत जाता तो मेहरा परिवार को एक आपदा का सामना करना पड़ता। दूसरे शब्दों में, परिणाम चाहे जो भी हो, मेहरा परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। ऑफ्रान एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़ा था, इस लड़ाई को और भी जटिल मनोदशा के साथ देख रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद ये केवल जीत और हार के साथ हो सकती है। आरव मेहरा और थॉर्न ने अपने शुरुआती जांच के हमलों को समाप्त करने के बाद अपनी सबसे मजबूत लड़ाई शक्ति के साथ विस्फोट किया। थोर्न की आभा अपनी चरम सीमा तक प्रज्वलित हो गई, ऐसा लग रहा था कि वह आग की लिपटों में नहा रहा है, जबकि आरव मेहरा ने 2 ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स, डूम स्टाफ और 10,000 स्पेल व्हील, साथ ही स्यूडोस, जो उसी दायरे में था, का इस्तेमाल थोर्न की लगभग बेजोड़ तलवार आभा को रोकने के लिए किया। कुछ ही पलों में वे दोनों कई दर्जन बार टकराए। हर बार जब थोर्न के हाथों में क्रिम्सन फ्लेम तलवार हिलती तो वह गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ गड़गड़ाहट करती और ऐसी आग की लपटें उठती जो ऐसा लगता था कि वे सब कुछ निगल जाएंगी। आरव मेहरा ने कभी भी जादू करना बंद नहीं किया, एक के बाद एक बाढ़ की तरह मंत्रों का जाप किया, जिससे आसपास के तत्व भड़क उठे। इस समय दोनों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति पर सटीक नियंत्रण खो दिया, जिससे मंत्र और आभा आसपास के वातावरण में फैल गई। ये दूसरों के लिए बस एक आपदा थी। एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा एल्डर्स कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलने लगे। जब दोनों ने कॉन्फ्रेंस हॉल को तहस नहस कर दिया तो गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो अब बोझ नहीं उठा सकता था। 4 मंजिला पत्थर की मीनार, जो एक सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय से खड़ी थी, ढहने पर सिर्फ धूल का एक झोंका दिखाई दे रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जो एल्डर्स बाहर निकले वे इस दृश्य को देखकर कांप उठे। ये बहुत भयावह था। यह कोई साधारण पत्थर की मीनार नहीं थी, ये मेहरा परिवार का कॉन्फ्रेंस हॉल था, जो मेहरा परिवार का मुख्य हिस्सा था। इसका महत्व पैतृक भूमि के बाद दूसरे नंबर पर था। फर्श और दीवार के हर टुकड़े पर रक्षात्मक सरणियां अंकित थीं। ऑकलैंड की जादुई क्रिस्टल तोपों को भी उस पत्थर की मीनार के ढहने से कम 10 बार उस पर बमबारी करनी पड़ती। लेकिन अब इन दोनों के बीच लड़ाई में वह पत्थर की मीनार नष्ट हो चुकी थी। ये देखकर सभी दर्शक पीले पड़ गए। ज्यादातर एल्डर्स ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। थॉर्न कोई समस्या नहीं थी, लेकिन राजीव मेहरा, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि राजीव मेहरा इतना दुर्जय होगा, इसलिए उन्होंने ऑबे और लोगन का समर्थन किया था कि वे उसे गिल्डेड रोज सौंप दें। उन्होंने इस व्यक्ति की संपत्ति के खिलाफ साजिश रची थी। बस इसके बारे में सोचते हुए उन सभी को डर महसूस हुआ। वे वास्तव में भाग्यशाली थे कि वे अभी भी जीवित थे। हालांकि कॉन्फ्रेंस हॉल ढह गया, फिर भी लड़ाई बंद नहीं हुई। धूल के बीच 2 छायाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती थीं। आरव मेहरा पहले से ही अपने अग्नि तत्व अवतार रूप में था, एक के बाद एक सभी प्रकार के अग्नि मंत्रों का जाप कर रहा था। जब उसने 10,000 मंत्र चक्र के साथ समन्वय किया तो उसने जो मंत्रों की बौछार की वह अनगिनत जादूगरों को निराश करने के लिए पर्याप्त था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी कल्पना कोई आम जादूगर कर सकता था। हर कोई देख सकता था कि थोर्न कितना शक्तिशाली था, क्योंकि वह आरव मेहरा की जंगली कास्टिंग का सामना कर रहा था, फिर भी पीछे नहीं हट रहा था। और न केवल उसे रक्षात्मक रुख अपनाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह वास्तव में भयंकर हमला करते हुए अपनी क्रिम्सन फ्लेम तलवार को लहरा रहा था। वास्तव में दोनों पक्ष आक्रामक थे। उस लड़ाई को केवल राक्षसी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आमतौर पर एक जादूगर और एक तलवारबाज के बीच की लड़ाई में हमेशा उनकी विशेषज्ञता के आधार पर एक हमलावर और एक रक्षक होता है। एक आक्रामक होता जबकि दूसरे को जवाब देना होता, लेकिन ये सामान्य ज्ञान यहाँ लागू नहीं होता। वे दोनों ऐसे हमला कर रहे थे जैसे कि उन्होंने कभी बचाव के बारे में सोचा ही न हो। ज्यादातर समय थोर्न आरव मेहरा के जादू की बमबारी को सहने के लिए अपनी तलवार की आभा पर निर्भर रहता था, और यही बात आरव मेहरा के लिए भी थी, जो तलवार की आभा से भरे 3 हमलों को सहने के लिए अग्नि तत्व अवतार की शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता पर निर्भर था।
ये कैसी लड़ाई है? लियोन, जो दूर छिपा हुआ था, रॉस से फुसफुसाते हुए अविश्वास के साथ इस दुनिया को हिला देने वाले दृश्य को देख रहा था। मुझे कैसे पता चला? रॉस ने झल्लाहट में अपनी आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनके जैसा राक्षस हूँ? मुझे ऐसा कुछ कैसे पता चल सकता है? ये लड़ाई थोड़ी तरकीन है। वास्तव में, रॉस ने सिर हिलाया, यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वे समझ नहीं पाए। एक जादूगर और तलवारबाज का इस तरह से लड़ना समझ में नहीं आता। वास्तव में, वे अकेले नहीं थे जो नहीं समझ पाए। एक भी दर्शक नहीं समझ पाया। केवल थॉर्न और आरव मेहरा ही समझ पाए। केवल वे ही समझ पाए जो लड़ रहे थे कि वे अपने जीवन की उपेक्षा क्यों कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे ऐसा करना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष की शक्ति ने उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया। विशेष रूप से थॉर्न मेहरा को क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड्समैन कहा जाता था। वह अपने भयंकर आक्रामक हमलों के लिए जाने जाते थे, लेकिन चाहे उनके हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे सिर्फ हिट लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वास्तव में, थॉर्न ने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई इस स्तर तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ केवल एक उच्च जादूगर था, और भले ही उसके पास एक सच्चा आत्मा जादू उपकरण हो जो उसकी रैंक से कहीं अधिक हो, 4वीं रैंक के तलवार संत के सामने उसे वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी नहीं गिना जाना चाहिए। लेकिन थॉर्न को पता चला कि लड़ाई शुरू होते ही वह गलत था। उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। सबसे पहले, उसके प्रतिद्वंद्वी के पास केवल एक सच्चा आत्मा जादू उपकरण नहीं था। उसके पास एक असीम रूप से बदलती लौ, एक घूमती हुई डिस्क और एक भयावह जादू का स्टाफ था। कुल मिलाकर 3 सच्चे आत्मा जादू उपकरण जो एक जादू प्रशिक्षु को भी तलवार संत के खिलाफ मुकाबला करने की अनुमति दे सकते थे। इसके अलावा, जादूगर की ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। उसके पास निश्चित रूप से एक आर्कमेज के खिलाफ मुकाबला करने की ताकत थी। अगर थॉर्न 5वीं रैंक के तलवार संत बनने के करीब नहीं होता, तो वह पहले ही हार चुका होता। खासतौर पर तब जब दूसरे पक्ष के एलिमेंटल अवतार ने पागलपन से घूमती डिस्क के साथ इतनी अच्छी तरह से समन्वय किया। उसकी कास्टिंग स्पीड को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। थॉर्न केवल मंत्रों की बाढ़ के खिलाफ संघर्ष कर सकता था। ऐसा नहीं था कि वह खुद की रक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने खुद की रक्षा करने के लिए कोई प्रयास करने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब वह इस भयानक मंत्र बमबारी के खिलाफ आक्रामक हो जाता है तो वह हारने से दूर नहीं होगा। विरोधी की अनुचित बमबारी उसे पूरी तरह से दबा देगी। इस प्रकार, वह अब अपना रुख नहीं बदल सकता था। वह केवल हमला कर सकता था और कुछ और हमला कर सकता था। केवल लगातार हमला करके ही वह दूसरे पक्ष की दमनकारी आग को रोक सकता था और अपने प्रतिद्वंद्वी को बचाव करने के लिए मजबूर कर सकता था। यह एक प्रतीक्षा का खेल था। जो भी दबाव में पहले गिर जाता और रक्षात्मक स्थिति में आ जाता, वह ये लड़ाई हार जाता। लड़ाई जितनी लंबी चलती, थॉर्न उतना ही आशंकित होता। मेहरा परिवार में ऐसा राक्षस कब आया? वह बहुत छोटा है, फिर भी उसके पास ऐसी भयावह शक्ति है। अगर उसे समय दिया जाए तो वह दूसरा सैंटन मेहरा बन जाएगा। यह अच्छा नहीं है, मैं उसे परिपक्व नहीं होने दे सकता। ऑबे की चोट कभी ठीक नहीं होगी। थॉर्न और भी अधिक आभा के साथ फूट पड़ा। उसके हाथ में क्रिम्सन फ्लेम तलवार आग की लपटों से चमक रही थी क्योंकि वातावरण का तापमान और भी बढ़ गया था। थॉर्न की आभा पहले ही सीमा तक पहुंच चुकी थी। एक बार फिर से शक्ति के साथ फूटना निश्चित रूप से उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा और उसकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, संभवतः उसके भविष्य की उन्नति को भी प्रभावित करेगा। लेकिन थॉर्न को अभी इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में केवल अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर काटने का विचार था। हालांकि उन्हें एक आवाज ने बाधित किया। ठीक है, इसे दिन कहने का समय आ गया है। एक बार जब आवाज गूंजी, तो आरव मेहरा और थॉर्न दोनों ने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी शक्ति उतर रही है। ये शक्ति अथाह थी। दोनों ने पत्थर के टॉवर को भी नष्ट कर दिया था, लेकिन वे दोनों इस अविश्वसनीय शक्ति का विरोध नहीं कर सके। आरव मेहरा का एलिमेंटल अवतार तुरंत गायब हो गया, और थॉर्न की आभा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस शक्ति से बंधे होने के कारण आसपास का माहौल शांत हो गया। कौन? थॉर्न ने गुस्से से चिल्लाया और अपने हाथ में क्रिम्सन फ्लेम तलवार को नवागंतुक की ओर लहराया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ना शुरू किया, उसने पाया कि उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं थी। थॉर्न घबरा गया। अध्याय 349। थॉर्न ने डर कर अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पैट्रियार्क ऑफ्रान के साथ आ रहा है, लेकिन इस बार ऑफ्रान थोड़ा झुका हुआ था क्योंकि वह सम्मानजनक रवैये के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे बूढ़ा आदमी 60 के दशक में लग रहा था, लेकिन भयावह शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। हेवन! थॉर्न सांस लेना भूल गया। ऐसी भयानक शक्ति वाला कोई व्यक्ति जिसके प्रति ऑफ्रान भी इतना सम्मान दिखाता है। वह आसानी से उस बूढ़े व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा सकता था। वह केवल पैतृक भूमि का पूर्वज ही हो सकता था। थॉर्न ही ऐसा अनुमान लगाने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। युद्ध को देखने वाले बुजुर्गों ने खुद को दंडवत कर लिया। मेहरा परिवार एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक ओकलैंड में खड़ा था। बाहरी लोगों को ऐसा लगा कि यह उनकी अनगिनत प्रतिभाओं के कारण था, लेकिन मेहरा परिवार के मूल को पता था कि यह इन बूढ़े लोगों के अस्तित्व के कारण था। वे कई दशकों या सदियों तक पैतृक भूमि से बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन हर बार जब वे बाहर आते थे, तो वे मेहरा परिवार को ओकलैंड के पूरे क्षेत्र को चौंका देते थे। उन्हें याद था कि आखिरी बार 300 साल पहले एक पूर्वज ने मेहरा परिवार की जागीर में प्रवेश किया था।
सैंटन मेहरा का अभी उदय होना बाकी था और मेहरा परिवार को वाटसन परिवार और चार्लोट परिवार द्वारा दबाया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे 3 महान परिवारों का हिस्सा होने से गिर जाएंगे। उस समय मेहरा परिवार ने विभिन्न क्षेत्रों में धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया था और 3 विमानों के संसाधनों को अन्य 2 महान परिवारों द्वारा विभाजित किया गया था। जब उन्हें लगा कि वे अपनी रस्सी के अंत में हैं, तो एक पूर्वज ने पैतृक भूमि छोड़ दी और सैंटन मेहरा को ले गया, जो उस समय केवल औसत था। 10 साल बाद सैंटन मेहरा चुपचाप मेहरा परिवार में लौट आया और सभी की उम्मीदों के विपरीत उसने तेजी से प्रगति जारी रखने और 1 सदी के भीतर स्वर्ग रैंक तक पहुंचने से पहले चार्लोट परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को आसानी से मार डाला। ये कहानी मेहरा परिवार में पहले से ही एक किंवदंती बन चुकी है। मेहरा परिवार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला कोई भी बच्चा इस कहानी से परिचित था, खास तौर पर रॉस और लियोन जैसे प्रतिभाशाली लोग। वे पूर्वजों की पूजा देवताओं की तरह करते थे, उम्मीद करते थे कि उन्हें पूर्वजों की मान्यता मिलेगी और उन्हें स्वर्ग की राह पर ले जाया जाएगा। अब पैतृक भूमि के पूर्वजों में से एक वास्तव में प्रकट हुआ था, जिसने सभी को चौंका दिया। और दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मेहरा परिवार के महान तलवार संतों में से एक थोर्न ने भी उस पूर्वज को देखकर अपना भाव पूरी तरह बदल दिया। हालांकि दूसरों के विपरीत थोर्न परिवार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने अपने वंशक्रम समारोह को पूरा करने के दौरान कुछ पूर्वजों को देखा था, और अभी जो पूर्वज दिखाई दिया वह वही था जिससे थोर्न पहले मिल चुका था। सर रयान, आप यहाँ कैसे आ गए? थोर्न की आवाज़ कांप रही थी, उत्साह के कारण नहीं बल्कि डर के कारण। उपस्थित सभी लोगों में से केवल थोर्न ही जानता था कि सर रयान कितना भयावह था। हालांकि अब उसे सभी लोग सर कहते थे, लेकिन थोर्न जानता था कि उसकी तुलना सर रयान से नहीं की जा सकती। वह उसके सामने एक चींटी के समान था। कई दशक पहले थोर्न को प्लेन युद्ध में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण पैतृक भूमि में प्रवेश करने का अवसर मिला। उस समय थोर्न बहुत छोटा और आवेगी था। पैतृक भूमि में प्रवेश करने के बाद वह अपने रक्तवंश समारोह को पूरा करने के लिए मंदिर नहीं गया और इसके बजाय उत्सुकता से पैतृक भूमि की गहराई में चला गया, इससे पहले कि वह एक ऐसा दृश्य देख पाता जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। वहां थोर्न पर एक टाइटन पायथन ने हमला किया, जो एक वास्तविक प्रागैतिहासिक राक्षस था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह तीसरे राजवंश में विलुप्त हो गया था। थोर्न ने अपनी किस्मत को कोसा। वह केवल अन्वेषण करने गया था, फिर भी उस पर एक अजगर ने हमला किया जो कई 100 मीटर लंबा था, जो एक पहाड़ की तरह ऊंचा था। जब अजगर ने अपनी आंखें खोली और अपनी जीभ बाहर निकाली तो थोर्न घबरा गया। लेकिन 9वीं रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज के रूप में लेवल 36 टाइटन पायथन का सामना करना चींटी द्वारा हाथी पर हमला करने से अलग नहीं था। थोर्न के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, भागना, जितना हो सके भागना। और उसने ऐसा ही किया। अभी भी थोर्न को अभी भी लग रहा था कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी तेज दौड़ नहीं लगाई है। लेकिन उस समय थोर्न सिर्फ 9वीं रैंक का विशेषज्ञ तलवारबाज था। अगर वह अपनी पूरी सहनशक्ति लगा भी देता तो क्या वह लेवल 36 टाइटन पायथन से आगे निकल सकता था? कुछ मिनटों के बाद थोर्न ने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी और मछली की गंध महसूस की। बॉक्सनोवल सियोम, भयावह पहाड़ जैसा सिर उसके पीछे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। थोर्न ने महसूस किया था कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल रहा था। लेकिन उस समय आसमान से अचानक एक उल्कापिंड गिरा। इसके बाद भूकंप आया क्योंकि लेवल 36 टाइटन पायथन ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और उल्कापिंड ने उसे चकनाचूर कर दिया। और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। उस उल्कापिंड के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा उल्कापिंड आया। थोर्न ने जो देखा उससे वह पूरी तरह से भयभीत हो गया। वह केवल 1 दर्जन उल्कापिंडों को आकाश से गिरते हुए देख सकता था और उस टाइटन पायथन को कीमा में बदल सकता था। अब भी थोर्न को स्पष्ट रूप से याद था कि वह दृश्य कितना चौंकाने वाला था। वह शक्ति नहीं थी जो लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी जिसने इन उल्कापिंडों को फेंका था थोर्न मेहरा के सामने प्रकट हुआ। थोर्न इतना भयभीत था कि वह कुछ भी नहीं कह पाया। उसे केवल इतना याद था कि वह उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल रहा था जब वह उसे उसके रक्तदान समारोह के लिए मंदिर में वापस ले जा रहा था। थोर्न केवल इतना जानता था कि इस बूढ़े आदमी का नाम रयान था और वह सैंटन मेहरा के बाद स्वर्ग रैंक के सबसे करीब का आर्कमेज था। अब स्वर्ग रैंक के असीम रूप से करीब यह आर्कमेज एक बार फिर थोर्न के सामने था। भले ही थोर्न पहले से ही एक तलवार संत और एक प्लेन लीजन कमांडर था, लेकिन इस व्यक्ति के सामने डर के कारण उसकी आवाज़ कांपने से नहीं बच सकी। ऑफ्रान, आप समझाए? सर रयान ने ऑफ्रान को पुकारते हुए हाथ हिलाया। हाँ सर रयान। ऑफ्रान ने आरव मेहरा और थोर्न की ओर मुड़ने से पहले सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। 1 घंटे पहले पैतृक भूमि के संरक्षक टॉवर ने एक निर्णय लिया। 3 महीनों में मेहरा परिवार और वॉटसन परिवार रेजिंग फ्लेम प्लेन के इग्निशन सिटी पर नियंत्रण करने के लिए मिलकर काम करेंगे। क्या? ये सुनने के बाद थॉर्न के चेहरे पर एक जटिल भाव था। वॉटसन परिवार के साथ ये कैसे हो सकता है? तीनों परिवारों के बीच संघर्ष एक सहस्राब्दी से अधिक समय से चल रहा था, लेकिन क्योंकि वे एक दूसरे को रोक रहे थे, इसलिए वह युद्ध ज्यादातर अंधेरे में हो रहा था। 300 साल पहले सैंटन मेहरा के जन्म तक चार्लोट परिवार को हराने के बाद वॉटसन परिवार और मेहरा परिवार ने दिखावा करना बंद कर दिया। तब से वे अंधेरे में और खुले में न जाने कितनी बार लड़े, खासकर रेजिंग फ्लेम प्लेन में।
दोनों प्लेन लीजन कमांडरों ने कई दर्जन बार लड़ाई की और उन टकरावों में अनगिनत लोग मारे गए। दोनों परिवारों के बीच नफरत एक असहनीय स्तर पर पहुंच गई थी। लंबे समय तक, चाहे वह मेहरा परिवार हो या वॉटसन परिवार, भले ही वे कभी कभी अन्य बलों के साथ सहयोग करते हों, वे कभी भी एक साथ काम नहीं करते थे। प्लेन लीजन कमांडरों के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना असंभव था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे सहयोग नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों परिवार अब बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर सकते थे। थोर्न ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे पूर्वज जो शायद ही कभी मेहरा परिवार के साथ जुड़े थे, वास्तव में ऐसा निर्णय लेंगे। मैं सहमत नहीं हूँ। थोर्न ने अवचेतन रूप से निर्णय का विरोध किया, लेकिन ऐसा कहने के बाद थोर्न को एहसास हुआ कि उसने गलत कहा था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मेरा मतलब था, मुझे लगता है कि वॉटसन परिवार हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत नहीं होगा। थोर्न, ये पैतृक भूमि का निर्णय है। ऑफ्रान ने आरव मेहरा की ओर देखने से पहले थॉर्न की ओर देखा। इसके अलावा आप और राजीव संयुक्त रूप से प्लानर लीजन की कमान संभालेंगे। क्या? इस बार थॉर्न पूरी तरह से खुद को भूल गया। ऑफ्रान की बातें सुनने के बाद वह खड़ा हुआ और पूछा, पैट्रियार्क ऑफ्रान, आपका क्या मतलब है? यह एक मजाक जैसा लगा। भले ही उन्हें वॉटसन परिवार के साथ सहयोग करना पड़े, प्लानर लीजन का आधा अधिकार उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने लगभग उसके बेटे को मार डाला था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से, थॉर्न, ये पैतृक भूमि का निर्णय है। मेरे पास एक सवाल है। ये सुनने के बाद आरव मेहरा खुद को रोक नहीं पाए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं जाना चाहूँ तो क्या होगा? तुम्हें जाना होगा। आरव मेहरा को जवाब देने वाला ऑफ्रान नहीं था, बल्कि सर रेयान था। अजीब बात यह है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने मेहरा फैमिली मैनर में पहुंचने के बाद से पैट्रियार्क के अलावा किसी से बात नहीं की थी। फिर भी जब उसने आरव मेहरा को देखा तो वह मुस्कुराया। राजीव मेहरा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे, लेकिन मैंने ऑफ्रान से सुना कि तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। नौजवान, तुम्हें इतना आवेगपूर्ण नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नाम अभी भी मेहरा है। आखिरकार। अध्याय 350 उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा हैरान रह गया। तुम्हारा फिर से मिलने से क्या मतलब है? आरव मेहरा सर रेयान को याद दिलाना चाहता था कि वे पहली बार मिल रहे थे। इसके अलावा उसे मेहरा परिवार में वापस आए हुए सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय हुआ था। योगदान तो दूर की बात है, वह बिल्कुल भी अलग नहीं था। उसने सिर्फ इतना किया कि स्टेन वॉटसन की जिंदगी के बदले में अपने वंश का संस्कार करवाया। ये कहा जा सकता है कि रॉस और विलियम के समर्थन के अलावा मेहरा परिवार में उसका कोई आधार नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में पैतृक भूमि के पूर्वज उसे आधी सेना की कमान क्यों देंगे? वे कैसे सहज हो सकते थे? आरव मेहरा अपने दिमाग पर जोर दे रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। सर रेयान की बातों के बाद माहौल अजीब हो गया। हर कोई अजीब भावों से आरव मेहरा को देख रहा था। कुछ लोग हैरान थे, कुछ ईर्ष्यालु थे और कुछ ऐसे भी थे जो ईर्ष्यालु थे। हाँ, सभी, पैट्रियार्क ऑफ्रान सहित, स्वॉर्ड सेंट थॉर्न सहित सभी की निगाहें अजीब थीं, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पैतृक भूमि से सर रेयान राजीव से इस तरह के रवैये से बात करेंगे। आखिरकार 4 बुजुर्गों की मौत हो गई थी, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसा कुछ था जो मेहरा परिवार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यह एक सच्चा कांड था और कोई भी ताकत इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि सबसे कमजोर भी। इस तरह के उकसावे का सामना करते हुए वे उपद्रवी को मारने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। समझौता करना असंभव था, लेकिन अब सर रेयान उसे बहुत आवेगी न होने की सलाह देकर स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनके शब्दों से सभी को ऐसा लग रहा था कि वे पागल हो गए हैं। ये बहुत तर्कहीन था। अब समझौता करने की बात नहीं रह गई थी। क्या ऐसा हो सकता है? इस समय ऑफ्रान अचानक चौंक गया। पहले ऑफ्रान ने सोचा था कि चूंकि राजीव के पास इतनी कम उम्र में इतनी भयावह ताकत थी, इसलिए उसके समर्थक संभवतः क्लाउड टॉवर या ब्लैक टॉवर थे। लेकिन अब ऑफ्रान को अचानक एहसास हुआ कि इस युवा हाई मैच की पृष्ठभूमि उसकी कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकती है। ऑफ्रान ने स्पष्ट रूप से देखा कि सर रेयान ने राजीव मेहरा का अभिवादन करते समय उन्हें फिर से मिलने का उल्लेख किया। ये वाक्य इतना खास नहीं लगा, सिवाय इसके कि यह साबित हो रहा था कि दोनों ने अतीत में एक दूसरे को देखा था। लेकिन ऑफ्रान ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि सर रेयान का रवैया बहुत क्षमाशील था। उन्होंने प्लेन लीजन के आधे हिस्से पर राजीव को कमान सौंपने से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में राजीव द्वारा की गई गड़बड़ी के बारे में केवल थोड़ी सी सलाह दी। इसका क्या मतलब था? वह स्पष्ट रूप से उसका पक्ष ले रहा था और उसे छुपा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऑफ्रान को अचानक याद आ गया था कि युवा हाई मैच मेहरा परिवार में क्यों लौटा था। केवल ऑफ्रान और विलियम ही जानते थे कि हजारों पालों वाले शहर पर शासन करने वाले युवा हाई मैच के मेहरा परिवार में लौटने का एकमात्र कारण पैतृक भूमि का दौरा करना था। ऑफ्रान ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उस युवा हाई मैच को अपनी पहचान स्वीकार करवाने की लालसा थी। लेकिन ऑफ्रान ने अब ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। एक तरफ युवा हाई मैच था जो मेहरा परिवार की पैतृक भूमि में प्रवेश करने के लिए उत्सुक था, जबकि दूसरी तरफ सर रेयान था जो स्पष्ट रूप से उसके लिए कवर कर रहा था। फिर से मिलना शब्दों के साथ, चाहे ऑफ्रान कितना भी धीमा क्यों न हो, वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि इसके पीछे कोई रहस्य था। क्या ये हो सकता है?
कि राजीव मेहरा का समर्थक क्लाउड टावर या ब्लैक टावर नहीं है, बल्कि पैतृक भूमि में छिपा कोई पूर्वज है। इस अचानक विचार ने ओफ्रान को डरा दिया। अगर सच में ऐसा था तो आज की एल्डर काउंसिल की मीटिंग निश्चित रूप से एक मजाक थी। लोगन और ऑबे ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस युवा हाई मैच के खिलाफ वे साजिश कर रहे थे उसके पास इतना चौंकाने वाला समर्थक था। जैसे जैसे वह इस बारे में सोचता गया, ओफ्रान का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था और माथे पर टपक रहा था। ठीक है, मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। 3 महीने बाद वॉटसन परिवार आपसे संपर्क करने के लिए लोगों को भेजेगा। इग्निशन सिटी पर कब्जा करने के बाद मेहरा परिवार और वॉटसन परिवार के बीच संबंधों के लिए आप जैसा उचित समझे वैसा करें। इस अल्पकालिक सहयोग से प्रभावित न हों। ये कहने के बाद बूढ़ा आदमी जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने आरव मेहरा की तरफ देखा। ओह ठीक है, अगर आपके पास इन 2 महीनों के दौरान समय है तो आपको पैतृक भूमि की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी लोग चुपचाप खड़े रहे और बूढ़े आदमी की आकृति को दूर जाते हुए देखा, कोई आवाज नहीं की। काफी देर बाद ओफ्रान खांसते हुए बोला, अच्छा तुम दोनों, क्या हम अब ये लड़ाई बंद कर दें? मुझे कोई परेशानी नहीं है। आरव मेहरा के चेहरे पर उदासीनता थी। थोर्न की ताकत वास्तव में आरव मेहरा की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी और आरव मेहरा को लड़ाई के दौरान कोई फायदा नहीं मिला था। इस तरह की लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा के पास जीतने के तरीके थे, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी और यह इसके लायक नहीं था। थोर्न ने क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड को म्यान में रखने से पहले ठंडी सांस ली। ऑबे को उठाया, जिसने कुछ जीवन शक्ति हासिल कर ली थी, और युद्ध के मैदान से बाहर निकल गया। अच्छा, आखिरकार यह शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। ओफ्रान ने राहत भरी सांस ली और अपनी आंखों से थोर्न और ऑबे का पीछा किया। फिर वह दूसरे एल्डर्स की ओर मुड़ा। खैर, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आज के मामले मेहरा परिवार के लिए बहुत गौरवशाली नहीं है, और इसलिए मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आप कुछ भी न बताएं, नहीं तो आप सर रेयान को दुखी कर देंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने बुजुर्गों को स्तब्ध कर दिया। अरे, 4 बुजुर्ग मर गए, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, और यहाँ तक कि प्लानर लीजन कमांडर ने भी कदम उठाया। इसे शांतिपूर्ण अंत कैसे माना जा सकता है? ये बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं था। लेकिन हालांकि बुजुर्ग अंदर ही अंदर शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और वे जल्दी से ओफ्रान के अनुरोध पर सहमत हो गए। बेशक, हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कहेंगे। निश्चिंत रहें पैट्रियार्क ओफ्रान, हम कुछ भी लीक नहीं करेंगे। वे बुजुर्ग बनने में सक्षम थे, इसलिए उनमें से कोई भी पूर्ण मूर्ख नहीं था। चूंकि सर रेयान यहाँ आ चुके थे, तो कौन कुछ भी लीक करने की हिम्मत करेगा? यह मौत मांगने से अलग नहीं होगा। तमाशा आखिरकार खत्म हो गया। आरव मेहरा ने रॉस को बुलाने से पहले अपने 2 ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स और स्यूडोस को अलग रख दिया, जो लगातार देख रहा था। वे वापस जाने ही वाले थे कि उन्होंने लियोन को आते देखा। लियोन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रॉस ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। मूल रूप से अगले कुलपति बनने के लिए 3 दावेदार थे, रॉस, लियोन और ऑबे। अब जबकि ऑबे के मन वलपूल को आरव मेहरा ने छेद दिया था, वह अपंग हो गया था। इसलिए अब केवल रॉस और लियोन ही इस पद के लिए योग्य थे। दूसरे शब्दों में, वे दोनों सीधे प्रतिस्पर्धी थे। ऐसे रिश्ते के साथ रॉस उसे कैसे अपने पीछे आने दे सकता था? अगर उसे चचेरे भाई राजीव से कुछ समर्थन मिल जाता तो क्या सीट उसके हाथ से नहीं निकल जाती? ठीक है लियोन, एल्डर काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है, हम अब जा रहे हैं। तुम हमारे पीछे आकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम हमारे साथ खाना खाने की कोशिश नहीं करोगे, है ना? रॉस ने अपनी आंखें घुमाई और एक मजाकिया मुस्कान निकाली। दोनों मेहरा परिवार के प्रतिभाशाली लोग थे और वे अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते थे। इस प्रकार रॉस को स्पष्ट रूप से पता था कि लियोन हमेशा से घमंडी और अहंकारी रहा है और किसी भी चीज को जाने नहीं देगा। रॉस ने उसे देखते हुए व्यंग्य किया, लेकिन इस बार रॉस ने गलत अनुमान लगाया था। हमेशा गर्वित लियोन ने शत्रुतापूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बजाय उसने वास्तव में एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई। बेशक मैं साथ में डिनर करना चाहूंगा। मैंने इतने लंबे समय से चचेरे भाई राजीव को नहीं देखा है, हमें निश्चित रूप से डिनर करना है। इसे मुझ पर छोड़ दो, आज रात का डिनर मेरे ऊपर है। चलो चचेरे भाई राजीव, मैं मेहरा फैमिली मैनर के बाहर कुछ अच्छे रेस्तरां जानता हूँ। ये कहते हुए उसने आरव मेहरा को अपने साथ खींचने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रॉस पूरी तरह से अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि घमंडी लियोन खुद को इस तरह से गिरा देगा। क्या थाउजेंड सल सिटी जाने पर उसके चचेरे भाई राजीव से किसी तरह की असहमति नहीं थी? वह अचानक इतना उत्साही कैसे हो गया? क्या पेल प्लेन में बिताए समय के दौरान उसका दिमाग टूट गया था? नहीं, मुझे विलियम को फोन करना होगा। विलियम थाउजेंड सल सिटी में रहा है, वह निश्चित रूप से जानता है कि लियोन ने चचेरे भाई राजीव को कैसे नाराज किया। शाम को लियोन ने अपने मेहमानों का मनोरंजन किया, जबकि चारों युवक मेहरा फैमिली मैनर के बाहर भोजन कर रहे थे। उस दौरान उस दिन एल्डर काउंसिल में जो कुछ हुआ वह धीरे धीरे मेहरा फैमिली के उच्च अधिकारियों तक फैल गया।